जलते हुए आंचल जनाजों से भी भारी है। कश्मीर हमारा है, सारे का सारा है। स्पेशल ट्रांसमिशन में मैं सुमैया रिजवान नाजरीन आपको वेलकम करती हूँ। मकबूजा कश्मीर पर भारत के जालिमाना कब्जे के 74 साल। इन 74 सालों में कई माँ की बहनों की आबरू रेजी हुई, कई जवानों को शहीद किया गया, कई बुजुर्गों को मारा गया, कई माँओं की गोदें उजड़ गईं, कई बहनों के सुहाग उजड़ गए, कई बच्चों के सरों से उनके बाप का साया उठ गया। इस गाजिबाना कब्जे के 74 साल में हम बात करेंगे कश्मीरियों की जद्दोजहद की, उस जद्दोजहद आज़ादी के 74 साल की, उस बर्बरियत की, रियासती दहशतगर्दी के नाजरीन 74 साल, कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी के 74 साल। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में कश्मीरी आज इसी मुनासबत से आज के दिन यौम स्याह मना रहे हैं। इस दिन को याद कर रहे हैं जब उनसे गाज़बाना तरीक़े से उनका हक़ खुद इरादियत छीन लिया गया। 27 अक्टूबर ये वही दिन था जब भारत ने अपनी फ़ौजें मकबूजा कश्मीर में उतारी और तब से अब तक भारतीय मज़ालिम का सिलसिला जारी है। भारत अब तक 1 लाख से ज़ायद कश्मीरियों का कत्लेआम कर चुका है। तकरीबन 23,000 औरतों को बेवा, 1,07,000 से ज़ायद बच्चों को यतीम किया गया, 11,000 से ज़ायद औरतों की आबरू रेजी की गई, 25,000 से ज़ायद कश्मीरी पैलेट गन्स का शिकार हो चुके हैं नाजरीन। और इस सब के बावजूद भी जब वो कश्मीरियों की जज्बे आज़ादी को ना दबा सका तो उसने 5 अगस्त 2019 को मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करके तमाम आलमी क़वानीन की धज्जियाँ उड़ा थीं। जिसके बाद से लेकर अब तक 814 दिन गुजर चुके हैं। मकबूजा कश्मीर में तारीख का बदतरीन लॉकडाउन है। इस सारी सूरत हाल पर एक रिपोर्ट मुरतब की गई। जी हाँ नाजरीन, जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है, लेकिन ये कैसा जुल्म है जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। कई नस्लों तक ये जारी जुल्म आखिर कब ख़त्म होगा, कब आलमी दुनिया को जो है वो होश आएगा, इस पर हम बात भी करेंगे। और अपने मेहमानों का तारुफ करवा देती हूँ, फिर बाकायदा गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हमें ज्वाइन करें आलमी उमूर के माहिर अली सरवर नकवी साहब, उनको हम वेलकम कहेंगे। बहुत शुक्रिया सर आपका। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तजियाकार हैं, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। और अमीर अब्बास सीनियर एंकर पर्सन और तजियाकार भी हमारे साथ मौजूद हैं। तीनों हजरात का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले नईम खालिद लोधी साहब, जब हम बात करते हैं कश्मीर की, कश्मीर के गाज़िबाना कब्ज़े की, और ज़ाहिर है इसको 74 साल हो गए हैं, कि कोई आज की कल की बात नहीं है। फिर उसके बाद जो 5 अगस्त वाली सूरत हाल है, उससे लेकर अब तक जो पाकिस्तान की कोशिशें हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं, लेकिन आलमी दुनिया की खामोशी भी किसी से ढकी छुपी नहीं। आप क्या समझते हैं आखिर क्या हल क्या है, कैसे ये जुल्म कैसे ख़त्म होगा आखिर? ठीक है, यही सवाल मैं अली सरवर नकवी साहब की जानिब लेके जाऊंगी जब तक कि नईम साहब से हमारा रब्ता होता है। अली सरवर नकवी साहब, यही सर सवाल मेरा आपसे है, आखिर क्या किया जाए, क्योंकि आलमी दुनिया की कवानीन खामोश, आलमी दुनिया खामोश, OIC खामोश, एक पाकिस्तान है जो इसके हक के लिए आवाज़ काफ़ी सालों से बुलंद कर रहा है। कैसे सर बंद होगा ये जुल्म? देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल है और यही सवाल सारे पाकिस्तानियों के जहन में बड़े सालों से है, बड़े ज़माने से है, कश्मीरियों के जहन में भी है कि उनकी जो सफरिंग है, उनके साथ जो ज़्यादतियाँ हैं, जो उनके ऊपर तशद्दुद है, वो कब ख़त्म होगा, कैसे ख़त्म होगा, आलमी बरादरी इसको कैसे रोकेगी। देखिए ना, पाकिस्तान अपने तय जितनी भी कोशिश हो सकती थी करता जा रहा है, करता रहा है और करता जाएगा। आपने जिक्र किया है इंडियन एक्सेशन ऑफ कश्मीर, यानी कि उस दिन इंडिया ने गाज़िबाना तौर पे कश्मीर को इंडियन यूनियन में शामिल कर लिया था 27 अक्टूबर 1947। तो वो एक यौम स्याह उस वक्त से मनाया जा रहा है और आज हम उसी दिन के सिलसिले में गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि कश्मीर की जो जद्दोजहद है वो बड़ी कठिन, बड़ी मुश्किल जद्दोजहद है और इसमें कश्मीरियों की पता नहीं आजमाइश है या क्या है कि इसका कोई हल ही नहीं नज़र आ रहा, बल्कि भारत के तरफ से और सख्ती होती जा रही है
और ज्यादती होती जा रही है। जैसे कि जो 370 आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35 2019 में 5 अगस्त 2019 में उन्होंने मनसूख कर दिया। तो उस वजह से फिर ये सूरत निकली कि जो बाहर के दूसरे लोग हैं वो जाकर वहाँ पे ज़मीनें ख़रीद रहे हैं, वहाँ पे अपना कब्ज़ा जमा रहे हैं और कश्मीरियों का हक जी और मज़ीद पामाल कर रहे हैं जी। तो ये मेरा ख्याल है कि ये आलमी बरादरी, आपने OIC का जिक्र किया, अक़वाम मुत्तहिदा का जिक्र किया, आपने और तंजीमों का जिक्र किया, ये सारे फोरम्स पे पाकिस्तान आवाज़ उठाता रहा है, उठाता जाएगा। लेकिन भारत का कुछ इक़्तिसादी क्लाउड, बैनुल अक़वामी सियासत जो है वो बड़ी अजब सी कैरेक्टर की है, क्योंकि वो ये नहीं देखती कि गलत और सही क्या है, राइट और रॉन्ग क्या है, बल्कि वो अपने मफाद के सर ये मफाद के लिए कब तक लड़ते रहेंगे, यही बात हम आगे करेंगे। नईम खालिद लोधी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अली सर नकवी साहब का पॉइंट आया। नईम साहब, ये कश्मीरियों की बेबसी और दुनिया की बेहिसी इतने सालों से हम देख रहे हैं। यहाँ बात आती है जी ज़ाती मफाद की, यहाँ बात आती है जी अपने बिजनेस की, इसलिए सब खामोश हैं। ये पाकिस्तान का मसला तो नहीं है ना सिर्फ कि पाकिस्तान ही आवाज़ उठाता रहे, ये तो इंसानियत का भी मामला है। एक इंसानी अलमिया है जो इतने सालों से है, कोई क्यों नहीं पूछता, कोई क्यों नहीं रोकता? सर नईम साहब की सपोर्ट की बात है। हेलो जी सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर जी 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 मैं ये कह रहा था कि जहाँ तक तो दुनिया की सपोर्ट और दुनिया के ज़मीर जागने की बात है, वो कोशिश तो करते रहना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर इन्हिसार नहीं किया जा सकता। सही। जुल्म को मिटाने के लिए इन्हिसार अपने जोरे बाजू पे करना पड़ता है, उन लोगों को अपने लिए खुद खड़ा होना पड़ता है जिन पे जुल्म हो रहा है। ये जुल्म पाकिस्तान पे भी हो रहा है, ये सिर्फ कश्मीरियों पे नहीं है। कश्मीरी पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं, ये पाकिस्तान की बात, पाकिस्तान की तकमील की जंग है, और पाकिस्तान के अंदर ये बात सबको अजबर हो जानी चाहिए कि अगर खुदा न खास्ता कश्मीर के मसले में पाकिस्तान को शिकस्त होती है तो फिर पाकिस्तान भी अपना वजूद शायद कायम रखने में कामयाब ना हो, क्योंकि वो तो आपको पता है जो हिंदू ज़हन है वो आगे बढ़ता चला जाएगा। तो हमें सबक सीखना चाहिए कि जिन कौमों ने, पहली बात तो ये कि मैं सलाम करता हूँ कश्मीरियों की जद्दोजहद को। इतनी लंबी जद्दोजहद जो है वो मेरे ख्याल कम ही मिसाल मिलती है तारीख में, और ये भी हमें तारीख का सबक अच्छी तरह मालूम है कि लोगों को, किसी कौम को उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं रखा जा सकता। तो ये सिर्फ वक्त की बात है। अलबत्ता हमने ये जरूर सीखना है, और ये भी तारीख ही से सीखना है, कि जिन कौमों ने आज़ादी हासिल की है वो फिर कैसे हासिल की है। क्या वो प्लेट में रख कर दी गई है? क्या वो खुद ब खुद दुनिया मदद को आई थी? तो ये बात है कि दुनिया आपकी कर सकती है जितनी, और वो भी आजकल इतनी नहीं मिल रही, उसकी वजह वजूहात डिस्कस हो चुकी हैं। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि पाकिस्तान को चाहिए यकसुई के साथ कश्मीरी जद्दोजहद की मुकम्मल हमायत करे और हर तरीके से हमायत करे। अब ये सिर्फ इखलाकी हिमायत और सियासी हिमायत मेरा ख्याल है कि काफ़ी नहीं है, इसलिए कि जो UN की करारदादें हैं वो आपको इस बात की इजाज़त देती हैं कि अगर कोई महकूम कौम हो और कोई उसके ऊपर जुल्म सितम हो रहा हो और बैरूनी फौजी उस पर काबिज हो, तो बैरूनी दुनिया भी उनकी मदद कर सकती है, और वो लोग खुद भी बंदूक अपनी आज़ादी और अपनी हिफाजत के लिए। तो ये हमें बयानियाँ पकड़ने की ज़रूरत है, इसी में कामयाबी है और कोई रास्ता नहीं। आप ये बात कई दफ़ा कह चुके हैं सर, पॉइंट लेकिन यही बात मैं आगे बढ़ाती हूँ। अमीर अब्बास, हम बात करते हैं कि जी हम हमेशा कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, हमने उनके लिए आवाज़ बुलंद की, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की आवाज़ सबसे बुलंद है, नो डाउट। उस हुकूमत ने भी काम किया, हर फोरम पे आवाज़ बुलंद की गई, लेकिन जब बात आती है यकसुई से आवाज़ बुलंद करने की, एक प्रॉपर नैरेटिव बिल्डअप करने की, तो वहाँ पर हमसे क्या कोताही हुई और क्या हो रही है आपके ख्याल में? सुमैया, मेरा ख्याल है ये जो हम आज 27 अक्टूबर का दिन है, या जितने भी जी अमीर अब्बास साहब, जी हम कश्मीरियों के हवाले से साल में जितने दिन मनाते हैं सुमैया, उसमें आज का दिन भी शामिल है। जी मैं समझता हूँ कि हमें इन दिनों को यौम सोग के तौर पर तो मनाना चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा हमें यौम मुहासबा के तौर पर भी मनाना चाहिए। हमें अपनी कोशिशों का भी एहतसाब करना चाहिए। मैं, आप, जल साहब, नकवी साहब,
तमाम चैनल्स पे बैठ के हम कुड़ते रहे, आए मिलके गालियां देते हैं मोदी को, आए गालियां देते हैं हिंदुत्व को और आरएसएस को, आए गालियां देते हैं बीजेपी को, उनकी मेम्स बनाते हैं, उन पे फप्तियां कसते हैं, उन पे जुगते कसते हैं, उन पे लानते भेजते हैं। आए क्या क्या हासिल कर लेंगे हम? सारी कौम मिलके ये काम शुरू कर देती है, क्या कर लेंगे हम? क्या बिगाड़ सकते हैं हम उनका? नहीं, कुछ नहीं। हमें रियलिस्टिक होना पड़ेगा। हमें सोच से निकलकर हमें इस बात पर फोकस करने की जरूरत है, हमारे इंटेलिजेंशिया को, हमारे क्रिटिक्स को, हमारे एनालिस्ट को इस पर बात करने की जरूरत है कि हम क्या कर सकते थे, हमने नहीं किया। हम अब क्या कर सकते हैं, जिस हमें टारगेट रख सकते हैं कि हमने क्या अचीव करना है और कितने अरसे में अचीव करना है। इसके ऊपर बहुत कम बात होती है। सारा मीडिया सोख, हुकूमत सोख, अभी फवाद चौधरी साहब का पहले सुना रही थी, फारूक हबीब साहब, सारे कंडेम कर, क्या मिलेगा आपको कंडेम करने से? सही बात है। घास नहीं डालता तो आपकी कोई हैसियत नहीं है, कोई स्ट्रेटेजी आप नहीं बना सके, ना सक्सेसिव रिजीम्स बना सके, ना ये हुकूमत। इसको सिर्फ एक शख्स है, उसका नाम है इमरान खान, जिसने कश्मीर की बात की है। बाकी इनकी हुकूमत, इनके जो फेडरल मिनिस्टर हैं कश्मीर अफेयर्स के, इतने नॉन सीरियस आदमी को आपने इतनी यहाँ वजारत दी हुई, ये आप दुनिया को पैगाम देना चाहते हैं? उससे पहले आपने फखर इमाम साहब को बनाया, इट मेक्स सेंस। वो एक ऐसी शख्सियत थी कि जो एक ऐसे मनसब को संभाल सकती थी। अभी आपने आपको वजीर बनाया हुआ, आप कहते हैं कश्मीर हमारी शहर है, तो शहर जो है वो ऐसे शख्स के हाथ में पकड़ाई जाती है, सही। उसको कस्टोडियन बनाया जाए। फिर आपके शहरियार अफरीदी जो है वो अमेरिका जाते हैं, बात करें कश्मीर की, वहां जाके वो अमेरिकी कौम को सबक पढ़ा रहे हैं कि तुम्हारी औरतें पर्दा नहीं करती हैं और तुम्हारे लोग सड़कों पे भूख से मर रहे हैं। आई मीन मैं पूरी हुकूमत बिल्कुल नील बटा नील सिवाय इमरान खान, वो जरूर बात कर रहे हैं, वो ट्विटर के जरिए से भी, वो इंटरनेशनल फोरम्स के जरिए से भी, वो इंटरनेशनल मीडिया को एड्रेस करते हुए भी, उन्होंने जितने इंटरव्यूज दिए, इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने 3 साल में उनकी जात तक ये इशू दबने नहीं दिया। लेकिन अमीर अब्बास वही बात है ना कि एक सिर्फ वजीर आजम के बात करने से कुछ नहीं होगा ना, कि अकेला इमरान खान क्या कर लेगा? पूरी टीम को काम करना है, सिफारती सतह पर भी काम करना है। हमारी कोई ख़ारजा पॉलिसी भी इसके हवाले से बहुत क्लियर होनी चाहिए, हमने उसके हवाले से क्या इक़दाम किए। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही पॉइंट रेस किया है, इसी को मैं आगे बढ़ाती हूँ। अली सरवर नकवी साहब, सिफारती सतह पर जो कोशिशें हैं पाकिस्तान की, बहुत मुख्तसर सवाल है मेरा, आप उसको कैसे देखते हैं कश्मीर के हवाले से? देखिए, मैं ज़रा आपको इस चीज़ को ज़रा समझा दूं कि दुनिया में बहुत से मसाइल हैं। जी जी सर। आप कश्मीर, अच्छा अली सरवर नकवी साहब, आपकी आवाज़ में डिस्टॉर्शन है और आपकी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप प्लीज़ दोबारा से ज़रा कंटिन्यू कीजिएगा सर, मैं सुन नहीं पाई थी। अच्छा, आपको अब आ रही है आवाज़? जी सर, प्लीज़ कंटिन्यू सर, आ रही है। जी हाँ, देखिए, मैंने एक डिप्लोमेट से एक दिन पूछा कि ये कश्मीर का जो सारा मसला है, हुकूक की पामाली हो रही है, उसके बारे में आप लोग खामोश क्यों रहते हैं? तो उसने मुझसे कहा, और ये पॉइंट हमें सोचना चाहिए कि दुनिया में बहुत से मसाइल हैं, किसी वक्त पे भी अगर आप ले लें तो बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे ज़्यादतियाँ होती हैं, जहाँ पे परेशानी है, जहाँ पे लोगों के ऊपर सफरिंग है। जैसे इस वक्त शाम में या यमन में या और अफ्रीका के ममालिक में, तो सूडान में कल कू हो गया है। तो जो बैनुल अक़वामी पर्सपेक्टिव है उसमें ये सारी चीज़ें वो देख रहे हो। लेकिन इसके बावजूद कश्मीर का मसला ऐसा है जो कि स्टैंड आउट करता है। एक ऐसा मसला है जो कि 74 साल से, जैसा आप कह रही थी, कि ये परेशानी है लोगों को, वहाँ पे ज़्यादती हो रही है, उनके हुकूक नहीं माने जा रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने 50 और 60 की दिहाई में काफ़ी कोशिशें की और उसने स्पेशल एनवॉयज़ मुक़र्रर किए, लेकिन बैनुल अक़वामी सियासत में एक और चीज़ ये है कि हर मुल्क खुद मुख्तार है। तो भारत अगर कोई चीज़ ना तस्लीम करे, किसी चीज़ के साथ कोऑपरेट ना करे, ताउन ना करे, तो फिर
वो काम हो ही नहीं सकता है। कश्मीर में भारत की हठधर्मी सबसे अहम फैक्टर है, और जितनी भी पाकिस्तान ने कोशिशें की हैं उसमें भारत ने बिल्कुल किसी तरह भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं दिखाया है, ना ही कोई ऐसा रुझान दिखाया है कि वहाँ के लोगों के जो जायज़ हुकूक हैं, इंसानी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको मीट करे। तो ये एक ज्यादती का मुकाम है, और पाकिस्तान को, जैसा कि अभी जैल साहब कह रहे थे, कि हमें ये करते रहना चाहिए और हमें दुनिया पे नहीं डिपेंड करना चाहिए, हमें अपने तय। तो सर हमने किया क्या है? सर सवाल जो मेरा था वो आपसे ये था कि हमने क्या किया। आप हमारी खारजा पॉलिसी को, हमारी सिफारतकारी को आप कैसे देखते हैं? इतने साल में हमने कश्मीर का मामला कैसे उठाया? जी जी, ये आपका सही पॉइंट है जी। इसमें भी ऊंच नीच होती रही है। बाज वक्त हमने कश्मीर की नुमाइंदगी बहुत अच्छी तरह की है, और बाज वक्त हमने उनके हुकूक का प्रचार, उनके मसाइल का प्रचार हर जगह, हर फोरम पे किया है, लेकिन बाज़े वक्त हमने कुछ भी नहीं किया है, और या ऐसे किया है जैसे कि उसका कोई असर ना हो। अभी जो जिक्र हो रहा था, मैं हुकूमत के बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन ये सही है कि इमरान खान साहब, वज़ीर आज़म साहब का जो वो स्टैंड है वो बहुत अच्छा है, और वो हमेशा वो उसको कायम रखा है उन्होंने। लेकिन वो जो जिन लोगों को उन्होंने अपॉइंट किया है वो उस तरह नहीं काम कर रहे हैं, और ये अफसोस का मुकाम है, क्योंकि कश्मीर का मसला छोड़ के आप और बातें करना शुरू कर दें तो कश्मीरियों के बारे में कौन बात करेगा? सही कह रहे हैं आप। नईम खालिद लोधी साहब, अभी आप सर कह रहे थे कि जिस पर जुल्म हो रहा होता है उसको खुद खड़े होना होता है अपने जुल्म के खिलाफ। सर ये आज का मामला नहीं, जिस तरह हम आज के दिन की मुनासबत से ट्रांसमिशन कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, 27 अक्टूबर 1947 से लेकर अब तक जितनी जद्दोजहद हुई है कश्मीर की आज़ादी के लिए, वहाँ के अपने लोगों ने जितनी जद्दोजहद की, वो हर चीज़ सबके सामने है। फिर पाकिस्तान जो कुछ करता रहा वो भी सबके सामने है, लेकिन जो कहते हैं ना कि असर नहीं हो रहा किसी पे कोई, और हठधर्मी भारत की अपनी जगह बरकरार है। आप मुझे बताइए सर कि ऐसा क्या हल होना चाहिए, या कोई ऐसा कोई तरीका होना चाहिए जिससे हम झंझोड़ें आलमी ज़मीर को कि भाई वहाँ इंसान बसते हैं, इंसानों का खून हो रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है, औरतों की असमत दरी की जा रही है, ये कोई आम मामला नहीं है। जी बिल्कुल, ये तो खैर जैसे एक्सीलेंसी भी कह रहे हैं कि ये हमें आगे बढ़ाते रहना चाहिए, लेकिन जो बात कर रहे थे वो भी इम्पोर्टेंट है। उसका लुबे लबाब ये है कि वो सदाकत के लिए जिस दिल में मरने की तड़प, पहले अपने पैकरे खाकी में जहाँ पैदा करे। तो पहले आपकी यकजहती ऐसी होनी चाहिए, इंटरनल मामलात ऐसे होने चाहिए कि जब आप कोई बात कहें उसमें वजन हो और वो लोग सुने, और जब आप किसी को कोई थ्रेट करें, जब किसी को कोई आप कहें कि ऐसा ना हो, तो उसको समझ आए कि अगर मैंने इसके बावजूद किया ऐसे होंगे। तो आपको उस पोजीशन पे अपने आप को लाना है, और उसके लिए साफ जाहिर है कि आपको इंटरनल या गांदत के जिसके अंदर कम से कम कश्मीर के बारे में आपका बयानिया एक हो। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि अपोजिशन कह रही है कि आप, और इमरान खान साहब इतनी कोशिश कर रहे हैं, हम सबको नजर भी आ रहा है। तो ये पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी के लिए कश्मीर का नाम यूज करके एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करना, इससे अगर जब तक हम इतराज न करें, तब जितने बड़े पॉलिटिशियन हैं मिलकर ये बात करें कि जी इस पर हमारी एक ही बात होगी, दूसरी बात नहीं होगी, और इस बारे में ये, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि मतलब एक प्रॉपर एक नैरेटिव होना चाहिए ना, तो सबके लिए एक होना चाहिए। जी एक वो है। दूसरी बात ये है कि ये जो आपका असर होता है डिप्लोमेसी का, डिप्लोमेसी के पीछे जब तक पावर पोटेंशियल ना हो, वो डिप्लोमेसी उतना ही काम कर सकती है। देखिए जितने आपके जेब में उतना बड़ा सौदा कर सकते हैं। तो डिप्लोमेट्स का जब अपनी अहलियत अपनी जगह, लेकिन जब तक आप उनको पीछे से इकोनॉमिक प्रोग्रेस, मिलिट्री प्रोग्रेस, इंटरनल इंटेग्रिटी, ये चीजें मुहैया ना करें, तो बाहर जाके जो बात करते हैं उसका असर जो है ना वो और होता है। डिप्लोमेसी अलोन जो है वो कभी ये काम मुकम्मल नहीं कर सकती। तो मेरा ख्याल है एक पूरा जायजा लेने की जरूरत है। नंबर एक कि पूरी कौम का बयानिया एक हो कश्मीर के मुतालिक, उसमें कोई दो राय ना हो। अगर कोई छोटे मोटे बयानिए में फर्क है तो वो बैठ कर उसके सुकम दूर कर ले, और कम से कम खुल के जब बाहर की बात हो, जब मीडिया की बात हो, इंटरनेशनल एक ही बात जाए। उसमें दो बातें नहीं होनी चाहिए कि जी कश्मीर आज़ाद होगा या कश्मीर पाकिस्तान के साथ होगा या कश्मीर बट जाएगा।
जब आप ऐसी बातें करने, एक ही हमारा बयान होना चाहिए कि यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल का एक जो उसको हमने पूरा करना है हर हालत में, एक बिल्कुल सिंपल सी बात है, उस पर भी हम फिर तरह तरह की बातें आगे निकालना शुरू कर देते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि हमें अपने अंदर भी झांकना है, अपने आप को मजबूत बनाना है, अपना बयानिया एक करना है, तब आपकी डिप्लोमेसी भी इफेक्टिव होगी, तब आपकी बात भी इफेक्टिव होगी। और जैसे मैंने पहले कहा कि जो कुछ हिंदुस्तान हमारे साथ कर रहा है और कश्मीरियों के साथ कर रहा है, वो सबके साथ करने का हक है और वो हक हमें इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल सही, ये बिल्कुल आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की। अच्छा ज़ाहिर है, हम जब बात करते हैं अमीर अब्बास कि हमें जो काम करना चाहिए, ज़ाहिर है हम लोग उस तरह से कर नहीं पाते, डी ट्रैक भी मामला हो जाता है। लेकिन मैं बात करती हूँ कि भाई यहाँ पर सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है, यहाँ पर इंसानियत की बात है। जब हम कहते हैं कि जी एक इंसान पर भी जुल्म होता है, तो ये जो यूएन के कवानीन हैं, जो करारदातें हैं, वो एकदम से ज़िंदा हो जाती हैं। लेकिन जब बात होती है कश्मीर की, तो वहाँ खामोशी हो जाती है। फिर OIC ये बनी क्यों थी, ये OIC ने कभी कोई काम क्यों नहीं किया, ये OIC के इजलास होते क्यों हैं, ये कश्मीर के लिए क्यों काम नहीं करते, क्यों तमाम मुस्लिम उम्मा इस पर बात नहीं करती, कोई काम नहीं करती, फिर मुज़ाकरात के लिए कोई दबाव भारत पर क्यों नहीं डालता। ये सारे मामलात के लिए काम कैसे करना होता है, और ख़ास तौर पर लॉबिंग की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर हम लोगों से क्या कोताही होती है। सुमैया, जो नकवी साहब सीनियर डिप्लोमेट रहे हैं, तो डिप्लोमेसी में या बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में ख्वाहिशात काम नहीं करती हैं। बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में उसूल भी नहीं चलते, और जो आलमी ज़मीर है उसके सीने में कोई दिल नहीं है। एक तो ये चीज़ बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि आलमी ज़मीर के सीने में कोई दिल नाम की चीज़ नहीं है कि जिसमें वो रहम आए, जिसके अंदर कोई उसूल जागे, जिसमें कोई इंसानियत पैदा हो। नहीं, वो एक बेजान पत्थर की तरह होता है। और दुनिया में सिर्फ एक करेंसी चलती है, उसका नाम है नेशनल इंटरेस्ट। बाकी सब किताबी बातें, वो अफसानवी बातें हैं, वो हम जैसे लोगों की मीडिया पे बैठ के गप लगाने की बातें हैं, वो टाइम गुजारने की बातें हैं। दुनिया में एक उसूल है, और नेशनल इंटरेस्ट। हर कौम, हर मुल्क अपने इंटरेस्ट के लिए काम करता है। OIC के जो आपने OIC का जिक्र किया, OIC के मुमालिक, उनका अपना नेशनल इंटरेस्ट है, और वो नेशनल इंटरेस्ट अगर कन्वर्ज होता है इंडिया के साथ, तो वो कश्मीर क्या, फलस्तीन क्या, अगर आज आधी मुसलमान दुनिया, ये तो दो खत्ते हैं ना, अगर आज आधी मुसलमान दुनिया भी आग से झुलसा दी जाए, उनकी जात पे कोई असर नहीं पड़ रहेगा। आपने बात की यूनाइटेड नेशंस की, तो यूनाइटेड नेशंस में जो ताकतवर मुल्क हैं वो अपना नेशनल इंटरेस्ट देखते हैं। जो सिक्योरिटी काउंसिल के मुस्तकिल मुमालिक हैं वो अपना नेशनल इंटरेस्ट देखते हैं, और उनका नेशनल इंटरेस्ट कन्वर्ज होता है इंडिया के साथ। हमारे साथ कन्वर्ज नहीं हो रहा। जो बात जनरल साहब ने की, जब आपकी से होगी दुनिया आपकी बात सुनेगी। छोटे छोटे मुल्क हैं दुनिया में, छोटे छोटे मुल्क हैं दुनिया में, वो तिगनी का नाच नचा देते हैं पूरी दुनिया को। क्यों? क्योंकि आज उनकी दुनिया में से है, उनके पास वो करेंसी मौजूद है जिस करेंसी से दुनिया को रेगुलेट किया जाता है, जिस करेंसी से आप दुनिया में डोमिनेट करते हैं। आपके पास वो करेंसी नहीं है, आप भीख मांगने वाली कौम है। आज हम कश्मीर के ऊपर बैठ के कश्मीर आजाद करवाने जा रहे हैं, मैं, आप, जनरल साहब, नकवी साहब। कल आपके वज़ीर आज़म कहते हैं मैं $4.25 अरब लेकर आया हूँ मोहम्मद बिन सलमान से अपनी इज्जत बचाने के लिए। आप उस OIC, उस मोहम्मद बिन सलमान से आप कहते हैं आप उसको आंखें दिखा सकते हैं? OIC को कौन रूल करता है? सऊदी अरब रूल कर रहा है ना। आप उस सऊदी अरब को कुछ चपाट करवा सकते हैं कि जाके कश्मीर के लिए हमारी बात करो? जब 3 साल के बाद आप भागे जाते हैं, हमें उधार पे तेल दे दो, उधार के पैसे हमारे अकाउंट में डाल दो ताकि हमारे रिजर्व बढ़ जाए। नहीं हो सकता इस तरह से। खैर वो एक बहुत बड़ा इशू है, लेकिन सॉरी, जो हम कर सकते हैं, जो डूएबल, वो एक चीज है, कुछ भी नहीं कर सकते आप ना करें बाबा, एक काम तो कर दें। उसे कहते हैं ह्यूमन राइट्स। इस वक्त जो वेस्टर्न वर्ल्ड है और अमेरिका, उसका एक वर्ल्ड ऑर्डर है। उस वर्ल्ड ऑर्डर के 3 पिलर्स हैं। पॉलिटिक्स में वो कहते हैं डेमोक्रेसी होनी चाहिए दुनिया में, इकोनॉमी में वो कहते हैं कैपिटलिज्म होना चाहिए, और अदरवाइज वो कहते हैं ह्यूमन राइट्स। ये वर्ल्ड ऑर्डर है, अमेरिकन और यूरोपियन वर्ल्ड ऑर्डर। आप क्यों नहीं ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो कश्मीर के अंदर हो रही है, जो पैलेट फायरिंग के जरिए से लोगों की आंखें छलनी कर दी गई, उनके चेहरे छलनी कर दिए गए, जो वहां पे मास ग्रेव सिस्टम निकलती है, आप क्यों नहीं उनकी एग्जीबिशन को पूरी दुनिया के अंदर? आपके फॉरेन मिशंस, आप एम्बेसी हद हराम हो चुकी है, कुछ नहीं करती है, कुछ नहीं करती, बिल्कुल
सिवाय जहां से तो जा रहे हैं आपके जो लॉर्ड साहब जाते हैं, जो फर्स्ट लेडीज जाती हैं उनको शॉपिंग करवाने के अलावा, क्यों नहीं आपके हर जर्मनी, फ्रांस, बर्तानिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया, ये जो बड़े बड़े दुनिया के 20-25 मुल्क है जो इन्फ्लुएंस करते हैं दुनिया में, उन मुल्कों में जो आपके सफारत खाने वो क्यों नहीं मुसलसल एग्जीबिशन मुनक्कद करते और ह्यूमन राइट्स वायलेशन दिखाते, क्यों नहीं डॉक्यूमेंट्रीज बनाते? था हमारे बचपन में हमें कश्मीर किसने बताया? हमें कश्मीर पीटीवी ने बताया। पीटीवी छोटे छोटे ड्रामा सीरियल्स बनाता था, डॉक्यूमेंट्रीज बनाता था, कश्मीर बुलेटिन आता था, उसने मेरी जनरेशन को बताया कि कश्मीर क्या है। आज 8 साल 9 साल का बच्चा है, आप उससे पूछे he even doesn't know what is कश्मीर। ट्रू, ऐसे ही। जब वो 40 साल का होगा, हमें रिप्लेस करना होगा नौजवान बनके, वो तो कश्मीर था नहीं करके दे देगा भारत। तो जो कुछ आपने कहा था, आपको डॉक्यूमेंट्रीज बनानी चाहिए थी, आपको इसके ऊपर मूवीज बनानी चाहिए थी, आपको इसके ऊपर आपके पीटीवी को स्टेट मीडिया को इसके ऊपर काम करना चाहिए था, आपके पैमरा को चाहिए था कि वो आपके प्राइवेट मीडिया को रेगुलेट करे, और उसमें शायद है, मेरा ख्याल है पैमरा की किसी कानून में जब आप लाइसेंस देते हैं तो आपको कश्मीर को शायद कवर करना होता है एक खास वक्त के लिए, इसके ऊपर सख्ती होनी चाहिए। जिस तरह आज हम बात कर रहे हैं, हम क्यों नहीं इसके ऊपर ऑन एंड ऑन बात करते? और हमारी हुकूमत को चाहिए कि ना खत्म होने वाली यलगार कर दे वो दुनिया के ऊपर। कुछ नहीं कर सकते आप, दुनिया को बता तो सकते हो ना कि हाँ, यही देखें, यही तो हम बात कर रहे हैं ना आज, कि जब आप बार बार किसी बात को करते हैं ना तो वो फिर भी सुनी जाती है, बार बार आप दोहराएं, हर फोरम पे उठाएं। ये मामला कोई छोटा मामला तो नहीं है ना, ये कोई जो जुल्म है ये कोई 2-3 दिन का, 2-3 सालों का तो नहीं है ना, 74 साल जुल्म है। आखिर इसको बंद होना चाहिए, कब बंद होगा? अच्छा, मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा हम माजी पे भी बात करें। अली सरवर नकवी साहब, अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल के इतने सालों में कई इजलास हुए, लेकिन एक इजलास और एक करारदाद की बात मैं करना चाहूँगी, जो 21 अप्रैल 1948 को एक करारदाद जो है वो पास की गई, करारदाद नंबर 47, जिसमें ये कहा गया कि फौरी फायरबंदी हो, दोनों मुल्कों की जानिब से फ़ौजें यहाँ से निकल जाएँ, और ये जो अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में हो सारा इस्तिज़ावे बाय राय का एहतमाम हो, और कश्मीरियों से पूछा जाए कि वो भारत के साथ रहना चाहते हैं या फिर पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। उसके बाद फिर कुछ भी नहीं हुआ, दोनों ममालिक का इस करारदाद पर इत्तेफाक ही नहीं हुआ। उसके बाद भी सलामती कौंसिल के इजलास कई बार हुए, अब भी होते हैं, लेकिन वही होता कुछ भी नहीं है, होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, नतीजा कुछ नहीं निकलता। सर, अभी जो अमीर अब्बास बात कर रहे हैं कि चले पाकिस्तान ये मुकदमा उठा रहा है ना, बार बार आवाज़ उठा रहा है, फिर हर फोरम पे उठाए, इसके लॉबिंग करे, अक़वाम मुत्तहिदा में बात करे, OIC में बात करे, बार बार करे, डॉक्यूमेंटेशन करे, सिफारत खाने बात करें, तो सर हम लोग क्यों नहीं कर रहे? आखिर आपको वजह क्या नजर आती है? देखिए, बात यह है कि अव्वल तो आपने जो करारदाद का जिक्र किया है वो दुरुस्त आप कह रही हैं कि वो करारदाद मंजूर हुई थी 19 अगस्त सन 47 के डेट पे, चंद रोज़ हुए थे हमारी आज़ादी के, और वो करारदाद उस वक्त मंजूर हो गई थी कि कश्मीर के लोगों की ख्वाहिशात का एहतराम किया जाए और उसी हिसाब से एक्शन लिया जाए। तो वो उसके मैंने आपको पहले भारत की हठ धर्मी की बात की, उसको भारत ने नहीं माना, और उसमें एक प्रोविज़न ये भी थी कि जो दोनों मुल्कों की जो फोर्सेस हैं वो वहाँ से हटा दी जाएं, तो विड्रॉल ऑफ फोर्सेस, तो वो भी भारत ने नहीं माना। उसके वजह से फिर अक़वाम मुत्तहिदा ने स्पेशल एनवॉयस अपॉइंट किए, ऑस्ट्रेलिया का गुनार यारिंग, अमेरिका का ओवन डिक्सन, ये बहुत से 3 या 4 स्पेशल एनवॉयस 50 की दिहाई में अपॉइंट हुए, जिन्होंने दोनों मुल्कों से मुज़ाकरात किए, लेकिन हर में भारत की हरदर्मी थी सॉरी, और वो उसमें किसी तरफ से कोई तब्दीली नहीं आ सकी, एक्शन ये नहीं हो सका अक़वाम मुत्तहिदा का कि वो प्लेबिसाइट पे का जो उसका हुक्म था उसकी तामील हो। तो ये एक हिस्ट्री है, और उसके बाद हमने जो प्रोजेक्शन कश्मीर की आप कह रही हैं, वो प्रोजेक्शन होती रही है,
जाहिर है वो और भी ज्यादा हो सकती है, बेहतर हो सकती है, फिल्म बन सकती है, डॉक्यूमेंट्रीज बन सकती हैं, लेकिन बेशुमार पैम्पलेट्स छप चुके हैं, बेशुमार किताबें लिखी जा चुकी हैं, वो सारा डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन जो बैनुल अक़वामी सियासत है वो पब्लिक ओपिनियन के हिसाब से नहीं चलती है। फ़लस्तीन का मसला क्यों अभी तक हल नहीं हुआ? तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो ऐसे मसले हैं उनमें जब तक बैनुल अक़वामी सतह पे सब ममालिक अपना ये मफाद पे दबाव डालकर कश्मीर का मसला हल कराया जाए तो ही कुछ होगा। और कैसे? एक सवाल बहुत अरसे से मेरे जहन में, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, एक जुमला और मैं ये कह रहा हूँ कि वो कैसे होगा? वो होगा जब पाकिस्तान की अपनी स्ट्रेंथ डेवलप हो जाएगी। पाकिस्तान अगर एक ताकतवर मुल्क होगा तो फिर उसका असर ऐसा होगा कि लोग मानेंगे बात। सर मैं आपसे एक सवाल करना चाह रही हूँ अली सरवर नकवी साहब, इसलिए मैं आपको रोक रही थी। हमेशा से मेरे जहन में एक सवाल आता है, जाहिर है आप ज़्यादा बेहतर दे सकते हैं जवाब। जब भारत ने आर्टिकल 370 का खात्मा किया तो ये कहा कि जी हमने तो ये मसला कश्मीर हल कर दिया, और ये आवाज़ पूरी दुनिया में बुलंद की गई कि जी मसला हल हो गया है जी कश्मीर का आर्टिकल 370 के खात्मे के साथ ही ये कानून साजी की गई। सर हमारे पास क्या ऑप्शन था? उस वक्त भी मैंने सवाल उठाया था, भारत कानून साजी कर सकता है और ये कह सकता है कि जी हमने मसला हल कर दिया, उसके जवाब में हम सिर्फ ज़बानी जमा खर्च करते रहेंगे। क्या हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि हम भी कुछ इस तरह का कुछ करते? नहीं, देखिए अव्वल तो 370 और 35A वगैरह जो है ना, हम उसको नहीं मानते। ये तो भारत का अपने आईनी अक़दाम है जो कि वो कश्मीर को जैसा भी चाहे उसको डिक्लेयर कर दें, लेकिन कश्मीर एक मुतनाज़ा इलाका है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, और वहाँ पे प्लेबिसाइट होना चाहिए। ये मौक़िफ़ है पाकिस्तान का और यही रहना भी चाहिए। हम भारत चाहे जो कुछ करता रहे, कर रहा होगा, लेकिन दैट इज़ नॉट ऑफ कंसर्न टू अस। ये 370 हम भारत को क्या ये कहेंगे 370 वापस ले लो, ठीक है वापस ले लेगा, उससे कश्मीर का मसला तो नहीं हल होगा। इसलिए हम इस बहस में पड़ते ही नहीं है। आई डोंट थिंक वी शुड गो इनटू इट। तो हमें तो कश्मीर में प्लेबिसाइट का डिमांड कायम रखना है। सही। अच्छा नईम खालिद लोधी साहब, बार बार हम मसले के हल की बात करते हैं, ये भी नहीं होता कि उस जुल्म को रुकवा दिया जाए? कम से कम इस बात पर ही आलमी दुनिया जो है वो दखल अंदाजी करे, तंजीमें जितनी भी इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं इस पर बात करें। जी पैलेट गनों से लोगों को अंधा किया जा रहा है, वहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को जो है वो मारा जा रहा है, जवानों को शहीद किया जा रहा है, बुज़ुर्गों को मारा जा रहा है, ख़वातीन की असमत दरी की जा रही है। कम से कम ये जुल्म रोक दिया जाए, इसी को कम कर दिया जाए, इस पर भी कोई बात नहीं करता। मेरा ख्याल थोड़ा सा इसकी तरफ तवज्जो दिलाई है अब्बास साहब ने कि ये जो इंसानी हकूक हैं इनके ऊपर अगर हम चलें तो शायद ये मामला आगे और बढ़ सकता है। लेकिन वो तो पहले, अब हम सब इस बात पर तो मुत्तफिक हैं कि हम कोशिश तो कर सकते हैं बैनुल-अक़वामी तरीके से, जिस तरीके से भी ज़मीर उनको झंझोड़ा जाए, लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि ज़मीर नाम की कोई चीज़ नहीं होती क्योंकि दिल ही नहीं होता, तो उसको झंझोड़ना मुश्किल। लेकिन मैं एक दो बातें आपके सामने रखना चाहूँगा। नंबर एक, और ये कि कब कब हिंदुस्तान कश्मीर के मुतल्लिक़ पाकिस्तान के साथ बातचीत पर आमादा हुआ है। 1947-48 में जबकि मुजाहिदीन जा रहे थे श्रीनगर की तरफ और वो अंडर प्रेशर थे, उसके बाद 65 के बाद जंग में जब उनको फिर प्रेशर महसूस हुआ, कारगिल के बाद भी वो गए, अमेरिका भागे हुए। तो बात यह है कि जब भी उनको बराबर की तकलीफ पहुंची है तब ही वो बात पर आमादा हुए। इस दफा सिचुएशन ये है कि वो तो तकलीफ पहुंचा रहे हैं कश्मीरियों को और हमें भी तकलीफ पहुंचा रहे हैं, और उनके अलग अफसार है, लेकिन हम अच्छा बच्चा बनने के चक्कर में उनको जवाबी तकलीफ पहुंचाने से गुरेजा है। जब तक आप उनको जवाबी तकलीफ उस लेवल की नहीं पहुंचाएंगे वो बातचीत करेंगे ही क्यों? वो कभी भी आपसे बातचीत नहीं। दूसरा, आपने ये बात की, एक्सीलेंसी ने भी उसका पार्शली जवाब दिया है कि हम क्या करें। हिंदुस्तान जो है वो एक्टिव है पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर, मिलिट्री फ्रंट के ऊपर, डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर, और भी ये बल्कि LIC लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट इसमें भी वो लगा हुआ है।
हम कोशिश कर रहे हैं सिर्फ डिप्लोमेसी में। दिस विल नॉट वर्क। फॉर एग्जाम्पल, जब उन्होंने ये किया था, इसका स्टेटस चेंज किया था, तो एक शिमला माहे की सीरियन खिलाफ वर्जी थी। हमने आज तक बोला कि हम शिमला माहे को हम मनसूख करते हैं क्योंकि हम किसी काम का नहीं रहा। आप कह रही थी ना कि कोई ना कोई पॉलिटिकल स्टेप तो हमें भी लेना चाहिए। एक और मैं तजवीज देता वर्चुअल है, लेकिन मैं दे देता हूँ। मैं कहता हूँ कि देखिए, हम कब तक इंतजार करेंगे कि पूरे कश्मीर में इस्तिसाब राय हो। हमें चाहिए कि हम यूएनओ को कहें कि जो आज़ाद कश्मीर है और गिलगित बल्तिस्तान है, आप आइए, हम आपके ऑफिसेज के अंदर यहाँ पर प्लेबिसाइड करवा लेते हैं। आपको अंदाजा भी हो जाएगा कि लोग क्या चाहते हैं। अब ये इतना प्रेशर डाल देगा और हम कहें कि जी बाकी जो मकबूजा कश्मीर है उस पर जब मौका मिलेगा वहां भी हम प्लेबिसाइड कर लेंगे। यहाँ पे जब प्लेबिसाइड होगा 95 से 98% लोग जब पाकिस्तान के साथ या 100% करेंगे, उसका एक बड़ा मॉरल प्रेशर बढ़ेगा। और फिर आप, लेकिन अगर आप डायरेक्ट बनाएंगे बगैर इस्तिसाब राय के, तो उसका इम्पैक्ट गलत होगा, जो कि अभी करने की कोशिश की जा रही है। तो दूसरी बात ये कि हम अपने नौजवानों को तरबियत दे सकते हैं, फौजी तरबियत, ये कहकर कि चूंकि हिंदुस्तान रोज कहता है कि मैं आज़ाद कश्मीर पर हमला करूंगा और इनको अपना साथ मिला, तो हमें अपना दिफा करना है। इसलिए हम पूरे पाकिस्तान में तूल अर्ज में फौजी मशकें शुरू कर दें और फौजी तरबियत शुरू कर दें। तो आप समझते हैं कि इसका फौजी हल है? इसका हल फौजी है? नहीं, मैं कहता हूँ इसका हाइब्रिड हल है, फौजी हल नहीं है। फौजी हल किसी चीज का नहीं होता। आपको डिप्लोमेसी, पॉलिटिक्स, फौजी हल, इन सबको मिला के आगे चलना पड़ेगा। अगर किसी एक को छोड़ देंगे फिर ये काम नहीं बनेगा। नहीं, वो तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है सर, लेकिन जब हम बात करेंगे, ये जो आप ऑप्शन दे रहे हैं, यकीनन ये तो होंगे ना लोगों के जहन में। आपके ख्याल में इस पर इम्प्लीमेंट करते हुए क्यों हिचकिचाते हैं? हिचकिचाते क्यों हैं? ये यकीनन जहन में तो होंगी चीज़ें कि हम ये ऑप्शंस पर भी काम कर सकते हैं, होता क्यों नहीं है? हिचकिचाहट होती है तो क्यों होती है आपके ख्याल में? इसके बारे में अब मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि साफ ज़ाहिर है कि आप लीडरशिप के जहन के अंदर तो नहीं जा सकते। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि हम और कामों में इतने ज्यादा मसरूफ हैं कि इसकी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए इस काम की, उसके लिए भी आप देखिए ना कि अभी ये ISI की अपॉइंटमेंट का मसला था, मीडिया सुबह शाम और सारे हमारे लोग उसी पर लगे रहे और उसमें पता नहीं दुश्मन क्या क्या काम कर गया होगा। और वो जो राई का पहाड़ बनाया था उसमें कितना लोगों ने फायदा उठाया। दुश्मन फायदा उठाते हैं, लेकिन जो हमारे इंटरेस्ट हैं, जो हमारे बुनियादी इंटरेस्ट हैं, और 2-4 हमें चाहिए डिफाइन कर लेने चाहिए कि उसके ऊपर तो जो 24 घंटे 7 दिन और पूरा महीना पूरा साल रहनी चाहिए। ये जब तक नहीं होता हम इन चीजों से कैसे निकलेंगे? बहुत है कश्मीर के सिलसिले में, लेकिन हम सिर्फ बातें कर रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपने इतनी अच्छी बात की है। वाकई ये मेरे भी दिल की बात है कि हम जो असल मसला है उससे तवज्जो हटाने के लिए ये फजूल किस्म के मामलात पर बात करते हैं, बहस करते हैं, दुश्मन को मौका देते हैं जग हसाई का, बातें करने का। अमीर अब्बास, ये तो है, हमारा सोशल मीडिया देख लें, हमारे मीडिया पे देख लें, हमारे आम लोगों की बात ज़बान पे देख लें, फजूल चीज़ों पर, फजूल मामलात पर जो कि पॉइंट ऑफ डिस्कशन होता ही नहीं है, हम उस पर डिस्कशन करते हैं, हम उस पर बात करते हैं। सही कहा बिल्कुल जनरल साहब ने, राई का पहाड़ बनाते हैं, दुश्मन को मौका देते हैं। लेकिन जो नेशनल ट्रस्ट की बातें हैं, जो असल मामलात हैं, उस पर बात नहीं करना चाहते, उस पर काम नहीं करना चाहते। बस 1-2 लोग बात करते हैं, उसके बाद ख़त्म। मेरा ख्याल है सुमैया, हमारी मजबूरी है, हम जिस हद तक कश्मीर को अपने मुल्क में एक बड़ा इशू बना चुके हैं, हमारी मजबूरी बन जाती है कि हम 27 अक्टूबर को या 5 अगस्त को या फरवरी के महीने में हम कश्मीर को खोल के बैठ जाएं और 2-4 घंटे इसके ऊपर सर खपा लें। अदरवाइज हमारे जो कर्ता धर्ता है इस मुल्क के, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, डिसीजन मेकर्स हैं, वो उनके आसाब जवाब दे चुके, उन्होंने सरेंडर कर दिया अपने आप को। वो ये तस्लीम करके बैठ गए हैं कि भाई ये हम अपने हाथों से तो इस मसले को दफन कर नहीं सकते, लिहाजा साल में 8-10 दफा इसको हवा दे के उछालते रहे, हम इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। एक होती है हार्ड पार, एक होती है सॉफ्ट पार। जनरल साहब ने कहा कि एक हाइब्रिड तरीकाकार है, उसे कहा जाता है स्मार्ट पार। हार्ड पार यह है कि आप जंग मुसल्लत कर दें, आज चढ़ाई कर देते हैं, कल कश्मीर छीन के ले आते हैं, या वो हमसे कुछ छीन के ले जाएंगे या मुझसे छीन के ले आएंगे, जो मुमकिन नहीं है जारी बात। सॉफ्ट पावर वो है जिसका मैं पहले जिक्र कर रहा था कि आप मीडिया का इस्तेमाल करें और मुतवातिर करें। ये साल में 7-8 दिन की बरसी मत मनाएं,
मुतवातिर, आपको एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा कि कश्मीर हर वक्त हाईलाइट होता रहे। आप अपनी डिप्लोमेसी को यूज करें, आप इंटरनेशनल ऑडियंस को एड्रेस करें। मैं एक इख्तलाफ करना चाहूंगा माजरत से नकवी साहब से। उन्होंने कहा कि जो बड़े फैसले होते हैं आलमी सतह पे, फॉरेन पॉलिसी, वो पब्लिक ओपिनियन से नहीं बनती। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमारे सामने रिसेंट एग्जाम्पल है। और ये जो आज से 3 माह पहले जब इसराइल ने फलस्तीन गजा के ऊपर बमबारी शुरू की और तकरीबन 1 महीने तक वो सिलसिला रहा, तो सोशल मीडिया ने मजबूर किया, जो बाइडेन पर प्रेशर पड़ा, इंटरनेशनली एक हवा चढ़ी और जो बाइडेन को नेतन्याहू को कहना पड़ा कि इससे ज्यादा मैं तुम्हारे साथ खड़ा नहीं हो सकता, इस तमाशे को रोको जैसे जितना जल्दी रोक सकते। तो कहीं ना कहीं जाके जब हम देखें ना, हम बोरिस जॉनसन को कायल नहीं कर सकते, लेकिन हम बोरिस जॉनसन के अवाम उनको तो बता सकते हैं ना कि वहां पे क्या वायलेशन हो रही है ह्यूमन राइट्स। हम जो बाइडेन का दिल या CIA का दिल या अमेरिकन कांग्रेस का दिल मोम नहीं कर सकते, लेकिन अमेरिकी अवाम को तो हम बता सकते हैं ना कि वहां पे क्या जुल्म बदतमीजी उठाई जा रही है। ये जो ऊपर बैठे हुए शरारतें होती है ना, उसकी बात तो मैं भी नहीं कर रहा। मैं तो अवामी सतह पर एक आहिस्ता आहिस्ता एक खामोश इनकलाब की बात कर रहा हूँ, जो कहीं ना कहीं हमें उसको बेदार करना पड़ेगा। ज़ाहिर है एक मुसलसल जद्दोजहद है, भले वो आहिस्ता हो लेकिन मुसलसल हो, एक नैरेटिव बिल्डअप हो, हर जगह पर हो, हर फोरम पे हो, तभी हम जो हैं वो इस पर ये कह सकते हैं कि वाकई हमने हक। और आज यानी कि 27 अक्टूबर 1947 को जिस तरह से गाज़िबाना कब्ज़ा किया गया, वो बर्बरियत, वो जुल्म भारत का मकबूजा कश्मीर पर अब भी जारी है। 11,000 औरतों की अब तक इस्मत दरी कर चुकी है, हज़ारों नौजवानों को शहीद किया जा चुका है, हज़ारों बच्चे यतीम हो चुके हैं, पैलेट गन से कई नौजवानों को अंधा किया जा चुका है, लेकिन आलमी दुनिया अब भी खामोश है। मैंने कई सवाल उठाए अभी इससे पहले वाले हिस्से में, और हमारे हम मेहमान जो थे उन्होंने हल भी बताए कि कौन कौन से हल जिन पर काम किया जा सकता है। फिर ये सवाल भी मैंने उठाए कि आखिर क्यों अक़वाम मुत्तहिदा की वो तमाम करारदादें हैं जिसमें इंसानियत की बात की जाती है, इंसानी हुकूक की बात की जाती है, लेकिन जब मामला कश्मीर का आता है तो वो करारदादें मुर्दा क्यों हो जाती हैं, वहाँ पर खामोशी क्यों छा जाती है। OIC जिस लिए बनी थी वो काम क्यों OIC नहीं करती है? क्या ये सिर्फ काम पाकिस्तान का है? क्या सिर्फ पाकिस्तान का ही फ़र्ज़ बनता है कि वो कश्मीर की आज़ादी के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करता रहे? और फिर पाकिस्तान, क्या उसने कहीं कोई कोताही की? जिस तरीके से 2019 को 5 अगस्त के वाक़े के बाद से लेकर अब तक पाकिस्तान को जिस तरह हर फोरम पर आवाज़ उठानी चाहिए थी, अपना नैरेटिव एक प्रॉपर मजबूत नैरेटिव बिल्ड करना चाहिए था, कि वो पाकिस्तान ने नहीं किया। दोबारा हम सवाल उठाएंगे। मेरे मेहमान मुझे ज्वाइन कर चुके हैं ट्रांसमिशन के हिस्से में, मुझे ज्वाइन करें ब्रिगेड ट्राइड हारिस नवाज साहब, उनको हम वेलकम करते हैं। हारिस साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हम कई बार बात कर चुके हैं, कश्मीर की बात कर चुके हैं, कश्मीर की आज़ादी की बात कर चुके हैं, कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी की बात कर चुके हैं, लेकिन आज मेरा सवाल डिफरेंट है। मैं ये सवाल कर रही हूँ कि यहाँ सिर्फ कश्मीरियों की बात नहीं है, यहाँ सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है, यहाँ पर इंसान की बात है, एक इंसानी अलमिया की बात है, जिस पर 1-2 सालों से नहीं, 10 साल से नहीं, 20 साल से नहीं, 30 साल से नहीं, 74 साल से जुल्म हो रहा है। सर, सब खामोश क्यों हैं? आखिर क्या वजह है इसकी? कोई आवाज़ क्यों नहीं उठाता? अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें क्यों मुर्दा हैं इस पर? देखें सुमैया, बात यह है कि ये इंसान की बात भी नहीं, इंसानियत की बात है जी। लेकिन इस वक्त बड़ी पावर जो हैं, जो आपके था अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और जिस तरह ये है, इनके सेल्फ इंटरेस्ट हैं, इनको कोई ह्यूमन राइट से ताल्लुक़ नहीं है। जहाँ इनका अपना इंटरेस्ट है वहाँ ह्यूमन राइट्स को उठा लेते हैं। वरना अगर थोड़ा सा भी एहसास हो और इंसानियत हो, और ये ह्यूमन राइट्स के चैम्पियन जो मुल्क हैं, जो कश्मीर में पिछले 74 साल से हो रहा है, 27 अक्टूबर को इंडिया ने ज़बरदस्ती वहाँ कब्ज़ा किया, फिर यही नेहरू जो इनका था प्राइम मिनिस्टर, भागता हुआ यूनाइटेड नेशन में गया और जाके कहा खुदा के लिए हमें बचाएं, अब कश्मीर हमें हाथ से निकल रहा है। वहाँ पर फैसला हुआ, प्लेबिसाइट का एक फ़ैसला किया गया जिसको इंडिया ने एक्सेप्ट किया। आज तक उसका हल नहीं हुआ, बल्कि दिन ब दिन जुल्म और बर्बरियत बढ़ती गई। 5 अगस्त 2019 को हम सबको पता है कैसे कश्मीर पर कब्ज़ा किया गया। उस वक्त दुनिया की वो जो ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन थी वो कहाँ थी, यूनाइटेड नेशन कहाँ था,
इसके साथ सबसे अहम बात यह है कि हम मुसलमान इकट्ठे नहीं हैं। आप इराक़ को देख लें, आप लीबिया को देखें, सीरिया को देखें, यमन देख लें, अफ़गानिस्तान देख लें, पैलेस्टाइन देख लें, कश्मीर देख लें। क्योंकि हम इकट्ठे नहीं हैं, हम सब अपने अपने ज़ाती मुल्की इंटरेस्ट के लिए दूसरी तरफ देखते हैं, इसलिए हमें कोई पूछता नहीं है। आज यही किसी क्रिश्चियन मुल्क में हो, आपके सामने ज़रा सी तहरीक चली सूडान में, उन्होंने सदर सूडान को अलहदा कर दिया, ईस्ट तिमोर इंडोनेशिया को देखें, उसको अलहदा कर दिया। तो बात यह है कि हमें पहले अपने आप को देखना है कि हम मुसलमान क्या करें, क्या हम मुत्तहिद हैं, क्या OIC बनाई गई, किस लिए बनाई गई। आपके सामने OIC का कश्मीर या पैलेस्टाइन के ऊपर देख लें कहाँ पर गई, ये प्रॉब्लम है। और फिर दुनिया यही कहती है आप खुद मुसलमान अगर हम नहीं खड़े होंगे, आज 57 मुल्क खड़े हो जाएं, मैं कहता हूँ मजाल है कि कोई दुनिया में हमारी तरफ देख सके, तंग कर सके। हमें अपने गिरबान में खुद देखने की ज़रूरत है। नंबर 2, यूनाइटेड नेशन को आप भूल जाएं। यूनाइटेड नेशन टोटली कंट्रोल्ड बाय 4-5 मुल्क जो पैसा देते हैं उसको, वो अपनी मर्ज़ी की आर्म ट्विस्टिंग करते हैं। उनको इंडिया की ज़रूरत है, उनको इंडिया से चाइना के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना है। अभी क्वाड ग्रुप उन्होंने बना लिया, उनको साउथ चाइना सी में इंडिया चाइना के ख़िलाफ़ इंडिया की ज़रूरत है, इसलिए वो और फिर तजारती जो इंटरेस्ट हैं वो अलग हैं, इसलिए उसके साथ अब हम देखते हैं कि कोई खड़ा नहीं होता। आपके सामने भी UAE जो है इस्लामिक मुल्क है जी, वो कश्मीर में मकबूजा कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करना, डेवलपमेंट करना चाह रहा है जी। ये हमारे मसाइल है आई थिंक। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, हमें सबसे ज़्यादा कंसर्न है वी हैव टू स्टैंड वन मोर स्टेप फॉरवर्ड कश्मीरियों के साथ। जो आज़ादी की मूवमेंट में सको तो खड़े, बुरहान वानी के बाद, शहादत के बाद जो एक नई आज़ादी की रूह फूंक के गया वो, उसमें अब नौजवान खड़े हैं। अभी देखें ना घाटी के एरिया में किस तरह जंगल में कश्मीरी नौजवान इंडियन फ़ौज को मार रहे हैं, डरे में हैं, दहशतगर्दी से डरा रही है। यहाँ पर हम किधर खड़े हैं पाकिस्तान? क्या सिर्फ हमने ये कह रही है कि ये प्रॉब्लम है यूनाइटेड नेशन में ले जाए? हमें उनकी मदद की ज़रूरत है। यूनाइटेड नेशन में जेनेवा में कानून है, अगर किसी पर कब्ज़ा करता है उसका राइट है कि वो आर्म स्ट्रगल करे, और जिसको भी वो बुलाते हैं वो भी उनको जा सकते हैं। बांग्लादेश में इंडिया ने क्या किया था आप सोचें, पूरी फ़ौज लेके इंडिया में बांग्लादेश में घुस गए थे, पाकिस्तान के इलाके में, नोबडी स्पोक, इसलिए कि बंगालियों ने उनको बुलाया था। लाइव कश्मीरी पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। वी आर अ न्यूक्लियर कंट्री, वी मस्ट शो सम मोर कंसर्न टुवर्ड्स कश्मीरी। आज अगर उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, कब तक वो बेचारे मूवमेंट करते रहेंगे? तो आज के दिन में प्लेस करना चाहिए कि हम इंडिया से ताल्लुकात को ख़त्म करते हैं, हम इंडिया के हर फोरम पे दुनिया के इंडिया को अपोज करेंगे, और इंडिया से हम बातचीत नहीं करेंगे जब तक वो 370 और 35 को दोबारा रिस्टोर नहीं करता और वहाँ जुल्म और बर्बाद नहीं करता। आई थिंक आज के दिन पूरी कौम को एक अहद करना चाहिए, और ये कश्मीरियों को पता चलना चाहिए, यक ज़बान होना चाहिए। यक ज़बान तो देखें है, लेकिन हम यहाँ पर ये पॉइंट्स भी रेस करें, और उसामा गाजी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर एंकर पर्सन है, उनको भी हम गुफ्तगू में शामिल करते हुए। उसामा, मेरा सवाल आपसे ये है कि हुकूमत ये कहती है, मौजूदा हुकूमत, कि जो मसला कश्मीर है वो 50 साल बाद भरपूर तरीके से उठाया गया, और ये हमने उठाया, आर्मी फोरम पे उठाया गया, बात भी की गई, ज़बरदस्त तकरीर थी वज़ीर आज़म की पहली यूनाइटेड नेशन में थी, फिर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कई खतूत लिखे। लेकिन जीत जब होगी जब सलामती कौंसिल के इजलास में जो मुस्तकिल अरकान हैं वो एक संजीदा बहस करेंगे, जब वो करारदादों को ज़िंदा करेंगे और उन पर ना सिर्फ बात होगी बल्कि अमल भी होगा। अगर हम देखें तो सिर्फ चीन वाहिद मुल्क था जिसने हमारी खुल के हिमायत की थी, फ्रांस जिसने बड़ी सर्दमोहरी दिखाई, दीगर ममालिक ने बड़ी सर्दमोहरी दिखाई। तो जब हम यहाँ पर एक तनाई का शिकार होते हैं, कोई हमारे साथ खड़ा नहीं होता, और फिर हमारी कोशिशें भी कुछ अरसे तक होती हैं, फिर हम भी थोड़े ठंडे होकर बैठ जाते हैं, तो हम क्या करें? मैं अगर हुकूमत की सतह पर बात करूँ तो हुकूमत किस तरह से काम करे, हुकूमत ने किया और नहीं भी किया, ज़रा दोनों बातों पर रोशनी डालिएगा। देखें, बात किया उसामा गाजी साहब, कौम यानी जिस पर कब्जा हो जाता है, जब किसी कौम पर कब्जा हो जाता है तो फिर वो छुड़वाना आसान नहीं होता। आप तारीख दुनिया की देख लें, मिसाल के तौर पर बर्र-ए-सग़ीर पर जब अंग्रेज़ों ने कब्जा किया सैकड़ों साल लगे, और 1857 की जंग आज़ादी के बाद भी अगर हम देखें लगभग 100 साल लग गए उसके बाद आज़ादी हासिल करने में, नहीं एक जंग के बाद भी। तो
तो ये एक लंबी स्ट्रगल होती है। जब कोई देखिए अंग्रेज गए तो उसके बाद फिर भारत ने कब्जा कर लिया मकबूजा कश्मीर पर, और अब उसको तकरीबन 74 साल हो गए हैं। लेकिन आप देखिए स्ट्रगल में तसलसल है, ये नहीं है कि वो कोई थक गए, हार गए, या ये कह दिया कि ओहो हमने तो कभी नहीं, नाउमीदी नहीं है, बल्कि वो तेज हो रही है। और उसमें आप देखिए कि दुनिया को जो स्टेटमेंट्स अब देनी पड़ रही है आखिरकार, पहले आपको इस तरह नजर आती, पहले भारत छुप जाता था कि जी ओहो यहाँ दहशतगर्दी हो रही है, अब लोगों को समझ आ रही है। ओआईसी के भी आप लेटेस्ट स्टेटमेंट देखें क्या हुआ है, भारत को किस तरह से ओआईसी को जवाब देना पड़ा, आमने सामने हो गए। फिर जो स्ट्रगल की आपने बात की, गवर्नमेंट करी नहीं करी, इसके देखिए हम 2-3 पैमाने देख सकते हैं कि भारत में कितनी इसकी आग लगी हुई है, कितनी जलन है भारत को पाकिस्तान से, पाकिस्तान की स्टेटमेंट से। क्यों भारत पाकिस्तान के साथ हालात नॉर्मलाइज करने की तरफ नहीं आ रहा? मकबूजा कश्मीर की वजह से, पाकिस्तान ने जो स्टैंड लिया हुआ है उसकी वजह से। आप देख लीजिए तुर्की की जिस तरह स्टेटमेंट आई, मलेशिया की आई, अब देखिए ना कि बढ़ रहा है, भारत को मसला हो रहा है। मतलब मलेशिया का उसने क्या किया जी, हम इनसे इंपोर्ट ही बंद कर देते हैं, उसको कितना नुकसान कर दिया। चीन का आप देख लीजिए लद्दाख का मामला दिहाइयों के बाद इतना ज्यादा बिगड़ा है। क्यों? मकबूजा कश्मीर पर जो उसने हरकत की, उससे चीन को भी समझ आ गई कि ये तो लेकिन अरब ममालिक की जो हिमायत है, लेकिन अरब ममालिक की जो हिमायत है उससे भी तो फर्क पड़ता है ना फिर भारत को। कोई शक नहीं, आप देखें कि लोगों में तो रियलाइजेशन होना शुरू हो गई है। क्या इससे पहले इस तरह की बायकॉट की लहर उठी थी? ये अरब ममालिक में उठी है, और उन मुल्कों को भारत की प्रोडक्ट्स की बायकॉट की मुहिम, कोई पाकिस्तान ने नहीं ये काम उठाया, वहां पर लोगों ने जब उन्होंने वीडियोस देखी वहां पर जुल्म हो रहा है इस वक्त भारत में, तो ये अल्लाह करे कि बंद हो जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जुल्म बंद होगा, क्योंकि एक मेंटेलिटी, एक सोच है, एक इंतहा पसंदी है। तो ये वाकयात और होने हैं, जब ये होंगे तो ये वीडियोस वहां तक जब पहुंचेंगी तो लोगों में गम और गुस्सा और बढ़ेगा। तो ये इस वक्त आज की दुनिया में जो सबसे बड़ी जंग होती है वो मुआशी जंग होती है। आपको अब जरूरत नहीं है किसी मुल्क पर जाकर गोले बरसाने की, उस पर कब्जा करने की, उस तरह से, उसमें तो बड़ा नुकसान होता है। आपने अफगानिस्तान का देख लिया। अब किसी मुल्क को आपने तबाह करना है तो मईशत उसकी तबाह कर दो। पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है? आप FATF IMF की बात करते हैं, CPEC के हवाले से आपने देख लिया, खुद CPEC के जो इंचार्ज हैं मामले खुसूसी, उनकी स्टेटमेंट आ गई, अमेरिका और भारत मिलकर CPEC को खत्म करना चाहते हैं, इसको खराब करना चाहते हैं। क्यों? माशी तौर पर पाकिस्तान आगे ना बढ़े। तो जंग आप जब करके भारत करने की कोशिश करता है तो उसको तो मुंह खानी पड़ती है। अभी अभिनंदन वाला वाकया देख ले, कोई भी आप वाकया उठा ले, तो वो तो अब ये मईशत पाकिस्तान की तबाह करना चाहता है। तो आप देख ले अरब ममालिक में ये लहर उठी तो OIC को कहना पड़ा कि ये जी बड़ा जुल्म हुआ है, और भारत कह रहा है ओहो हमारे इंटरनल मामलात में आप कैसे दखल दे रहे हैं। तो ये चीज इंशाल्लाह आगे बढ़ेगी। आप कश्मीर के हालात देख लीजिए, आपके सामने है क्या पुंछ के अंदर जो जंगल है वहां पर हजारों लाखों फौजी लगाकर हेलीकॉप्टर्स, बमबारी, वो उन मुजाहिदीन को रोक सके नहीं। अब वो कह रहे हैं, अमित शाह वहां गया है 3 दिन के लिए, कहता है जी हमने नौजवानों से बात करी है। नौजवान तो इसके ऊपर थूकते नहीं है वहां के। आप देखिए अभी जो मैचेस हुए हैं, जिस तरह सेलिब्रेशंस हुई हैं, इनको दहशतगर्दी में उनको पकड़ना पड़ा है। किसको पकड़ेंगे दहशतगर्दी में? साबित हो रहा है कि उनके दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं, उनके ऐसा ही है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, नहीं दबाई जा सकती, बिल्कुल नहीं दबाई जा सकती आवाज। लेकिन मेरा सवाल अब भी वही है, और डॉक्टर हुमा बखाई साहिबा भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, आलमी उमूर की माहिर हैं, बहुत शुक्रिया आपका, वेलकम करूंगी। और आपके लिए भी यही सवाल है हुमा बखाई साहिबा, हुकूमत पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है कि 50 साल बाद जिस तरीके से कश्मीरियों के हक़ और इजादियत की बात की गई है, जिस तरह आवाज़ बुलंद की गई है, इससे पहले नहीं की गई। एक बात ये, दूसरी बात ये, ना सिर्फ इज़हार यकजहती करती है हुकूमत पाकिस्तान, सिफारती सतह पर भी मामला उठाया गया है, UN नेशन में भी मामला उठाया गया, OIC के सामने मामला उठाया गया, और अब यहाँ UN नेशन नहीं बल्कि आलमी अदालत इंसाफ से भी रुजू किया गया है कश्मीर के मामले पर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से। आप हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों को कश्मीर के मामले में कैसा देखती हैं? क्या यहाँ पर कोई कोताही हुई है, या फिर आप समझती हैं कि मामला बिल्कुल ठीक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, मामला बिल्कुल ठीक तरीके से कहना तो बहुत बड़ा स्वीपिंग स्टेटमेंट है। हमेशा बेहतरी की गुंजाइश होती है, और अब भी बेहतरी की गुंजाइश है। जहाँ तक ये आपने बात कही कि क्या एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट ज़्यादा प्रोएक्टिव है और फोर्थराइट है कश्मीर के हवाले से और उसके इशू के हवाले से, वहाँ मेरा ख्याल है कि आपकी बात इस हद तक बजा है कि हमने इशू को बहुत अहम फोरम्स पे हाईलाइट किया है, और जो ये एक सोच आ गई थी कि जी कश्मीर प्रायोरिटी नहीं है, कश्मीर जो इट्स लो ऑन द रंग ऑफ द लैडर जहाँ पे काम होने, वो मेरे ख्याल है जो चीज़ है वो किसी तौर एड्रेस हुई है। और इस वक्त जब हम इंडिया से बेहतर ताल्लुकात की भी बात करते
और हमने इंट्रोड्यूस की है एक टर्म फंक्शनल रिलेशंस विद इंडिया। अभी भी जब इमरान खान साहब ने लास्ट पब्लिक फोरम पे बात की सऊदी अरेबिया में, वहाँ भी उन्होंने कहा कि हम इंडिया से बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं अगर कश्मीर से पे प्रोग्रेस हो और जो कश्मीर में ड्रैकोनियन लॉज हैं उनको रिवर्स किया जाए। तो मेरे ख्याल ये ज़रूर हुआ है कि हमने अब टॉक्स को पहली दफ़ा कंटिंजेंट किया है कश्मीर से। पहले तकरीबन 7 दफ़ा पाकिस्तान टॉक्स में गया है इंडिया के साथ, और वो इंडिया इनिशिएट करता था, पाकिस्तान रेसिप्रोकेट करता था और कभी भी उसको कंडीशन नहीं करता था किसी चीज़ से। तो इस वक्त हमारी जो टॉक्स हैं इंडिया से, वी हैव पीस ऑन द टेबल। हम अमन भी चाहते हैं, हम बातचीत भी चाहते हैं, हम फंक्शनल रिलेशंस भी चाहते हैं, लेकिन इस वक्त हमने शायद पहली दफ़ा कंटिंजेंट किया है, इस बात को जोड़ा है इस चीज़ से कि जी अगर कश्मीर पर जो आपने किया है उसको आप रिवर्स करते हैं तो पाकिस्तान जो है कश्मीर समेत तमाम इश्यूज पर बात करने को तैयार है। आई थिंक दिस इज़ अ ह्यूज मूव फॉरवर्ड। पहले हम इसको इस तौर आगे नहीं कर पाते थे। बस अगर आप मुझे एक इजाज़त दें, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ, फिर मैं इजाज़त भी चाहूँगी। देखिए हम कश्मीर, आप ये ट्रांसमिशन शायद इस हवाले से कर रही हैं कि कश्मीर का ब्लैक डे है और 27 अक्टूबर पे सेशन ऑफ कश्मीर का जो चीज़ थी वो हुई थी। हम अभी भी शायद अपने बच्चों को ये नहीं बता पाते कि सेशन ऑफ कश्मीर जो था वो फेल हुआ था और 25 अक्टूबर को इंडिया की जो लीडरशिप थी वो वहाँ से निराश, मैं उन्हीं का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ, वापस आई थी। वो जो चाहते थे वो नहीं हो पाया था और फिर उन्होंने 27 अक्टूबर को कहा कि जी हमें बुलाया है और सर वो जो उनके वो थे, व्हाट वाज हिज नेम, हरी सिंह, महाराजा हरी सिंह, हाँ, उन्होंने जो है वो साइन कर दिया है। जो रिसर्च हुई है वो बताती है कि हरी सिंह उस वक्त भागे हुए थे और रोड पे थे जी। वो साइन नहीं कर सकते। और बहुत इंडिपेंडेंट ब्रिटिश ऑथर्स, राइटर्स ने जिन्होंने कश्मीर पे लिखा है वो कहते हैं कि ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन है ये फ्रॉडुलेंट है, ये झूठ है, इसकी रिसर्च में हमें जगह नहीं मिलती। लेकिन आप अभी मेरे कहने से गूगल खोलिए तो आपको ये नजर आएगा कि इंडिया कह रहा है कि जी हम इसको ब्लैक डे के तौर पे बना रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान दाखिल हो गया था कश्मीर में इस रोज। ये की प्रोपेगेंडा मशीनरी है। और मेरा इसको सिर्फ एक ही जवाब है आपके तवस्सुत से कि भाई अगर तुम ब्लैक डे इसलिए बना रहे हो कि हम दाखिल हुए थे, तो कश्मीर में इस वक्त तुमने लॉकडाउन और ब्लॉकडाउन ज़्यादा सख्त क्यों किया है? क्योंकि तुम्हें खौफ है और आपको ये पता है इंडिया को कि वहाँ पर ये ब्लैक डे पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से मनाया जाएगा। लेकिन बात वहीं आके टिकती है कि हम आपस में तो बात करते हैं लेकिन हम इंटरनेशनली इस पॉइंट ऑफ व्यू को और इन तारीखी हकीकतों को उस तौर पिच नहीं कर पाते जहां हम इंडिया का झूठा प्रोपेगेंडा, झूठ पे बिल्ड किया हुआ प्रोपेगेंडा वो इस तौर पिच करते हैं कि हम डिफेंसिव पोजीशन पे चले जाते हैं। डॉक्टर साहब आपने बहुत खूबसूरत बात की है, सॉरी टू इंटरप्ट यू क्योंकि आपके पास वक्त कम है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी, आप ही मुझे बता दीजिए, हम दिन मनाते हैं, हम इज़हार यकजहती करते हैं, हम कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और हम तकरीरें करते हैं, बड़ी बड़ी तकरीरें होती हैं, लेकिन उससे आगे बढ़ के जो आपने बात की कि सही प्रोपेगेंडे के ख़िलाफ़ बात करना, डॉक्यूमेंटेशन के साथ बात करना, सही फोरम पे आवाज़ उठाना, बार बार उठाना, ये कितना ज़रूरी है? और हमारी जो खारजा पॉलिसी है, हमारे जो सिफारती सतह पर कोशिशें हैं, वो इस सिमत में किस तरह जा रही हैं? मेरे ख्याल है कि कुछ प्रोग्रेस हुई है, अच्छा, लेकिन और कुछ काम भी हुआ। ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि कोई काम नहीं हो रहा, लेकिन मेरा ख्याल है कि एक प्रोएक्टिव पॉलिसी टू नॉट जस्ट ऑन कश्मीर बट ऑन पाकिस्तान इमेज बिल्डिंग जो है उसकी ज़रूरत है। पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट की ज़रूरत है, नेटवर्किंग की ज़रूरत है। देखिए मैं एक बात कह दूं कि आजकल हम न्यूक्लियर पावर भी हैं, हम 6th लार्जेस्ट मिलिट्री भी हैं, लेकिन आजकल की जंगें कन्वेंशनल फ्रंट पे लड़ी नहीं जाती। आजकल की जंगें लड़ी जाती हैं डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, इंटेलेक्चुअल फ्रंट पे और इकोनॉमिक फ्रंट पे। इस वक्त जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रही हूँ तो हमारी जो इंटेलेक्चुअल पोस्ट है ना, जैसे आपकी चौकी होती है ना जहाँ आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, दूर से देखते हैं हमला कोई कर रहा है, तो हमारी जो इंटेलेक्चुअल चौकियां हैं वो खाली पड़ी। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी की जो सीट्स हैं फॉरेन यूनिवर्सिटीज में वो नहीं है। थिंक टैंक्स में हमारी मौजूदगी कम है, हमारे यहाँ से लिखा कम जा रहा है, हमारे इंटेलेक्चुअल्स को वो स्पेस नहीं हासिल जहाँ हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू और अपना पर्सपेक्टिव
सामने ला सके। आज भी जो हम कश्मीर पे बात करते हैं, मैंने जो आपसे बात इस वक्त की वो लैम्प की किताब से की। मेरा बहुत दिल चाहता है कि कश्मीर पर हमारी बहुत अच्छी, बहुत उम्दा रिसर्च किताबें सामने आए और फिर वो फैक्टर हो इंटरनेशनल डिस्कोर्स में। इंडिया इसमें हमसे बहुत आगे निकल गया, ये बात हम मानेंगे, फिर इसका मुकाबला कर पाएंगे। बहुत खूबसूरत बात की आपने कि जब कलम की ताकत से आप बात करते हैं ना, तो वो आवाज़ ज़्यादा ज़ोरदार होती है, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी होती है। हारिस साहब, जब हम बात करते हैं कि जी कैसे मामला हल हो, सलामती कौंसिल का जो हालिया इजलास हुआ, पूरी कौम को बड़ी उम्मीदें थी कि कोई हल निकलेगा, लेकिन नहीं निकला। वही कहा मालिक संजीदा मुज़ाकरात करें। जी मुज़ाकरात कैसे करें? ये मुज़ाकरात की बात तो 72 साल से हो रही है। भारत हर बार पीछे हट जाता है, वो कहता है हमें तो बात ही नहीं करनी, हमें तो मुज़ाकरात ही नहीं करने। और मुज़ाकरात किससे किए जाएं जो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि वो जुल्म कर रहा है जी 74 साल से। तो हारिस साहब, जब बात यहाँ पर आके ख़त्म हो जाती है तो सलामती कौंसिल के सामने जो मुस्तकिल अरकान हैं, उनके सामने पाकिस्तान अपना मुकदमा किस तरीके से सामने रखे और किस तरीके से बात को आगे बढ़ाए, और ज़रा हुमा साहिबा की बात पर भी रोशनी डालिएगा। देखें, डॉक्टर हुमा ने बिल्कुल सही बात की है। हमारी गवर्नमेंट ने बहुत 3 साल में एक्चुअली आई वुड से कि कश्मीर के कॉज को सबसे उजागर किया है वो इस वक्त ये प्रेजेंट फेडरल गवर्नमेंट है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने 2-3 दफ़ा बहुत ही मौसर अंदाज में नुक्ता नज़र पाकिस्तान का कश्मीर का मसला उठाया। उसके बाद हमारे फ़ॉरेन ऑफिस ने काफ़ी काम किया, डोजर भी बनाया हमारे DGIS ने और फ़ॉरेन मिनिस्टर ने। उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने बैठ के वो बातें वहाँ पर सब कुछ किया, बिल्कुल एग्री। वी हैव टू टेक एन एक्स्ट्रा स्टेप, और वो एक्स्ट्रा स्टेप है आपकी कश्मीर कमेटी है, दे आर डूइंग नथिंग। आपके सेनेट और MNAs आपके हैं नेशनल असम्बली के, ये लोगों को, आपको अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स के लोगों को और कश्मीर कमेटी को भेजना दुनिया में। दे मस्ट गो एंड मोल्ड द ओपिनियन ऑफ द पीपल ऑफ अदर कंट्रीज़। इस वक्त बात यह है कि आपने कम्युनिकेशन कैसे करना है, उजागर कैसे करना है। आपके 15 मेंबर हैं, यूनाइटेड नॉन परमानेंट है, क्या हमने उनसे मुज़ाकरात किए? वी हैव टू सी, उनको कन्विंस करना है ताकि उसके एजेंडे से आगे निकलेगा, यूनाइटेड जनरल असम्बली में बात आएगी। और उसके साथ साथ हमें अपने जितने लोगों को तैयार करने हैं, हमने उसमें सोशल मीडिया आपके पास है, इंटेलेक्चुअल्स आपके पास है, जैसे डॉक्टर हुमा ने बात की है, बताने के इंडिया ने अपने अवाम, मेरे नहीं ख्याल कि हमारे सिलेबस में भी अब कश्मीर के ऊपर बात होती है कि कैसे इंडिया ने कब्ज़ा किया, कैसे एक्सेशन सर्टिफिकेट राजा हरी सिंह से किस तरीके से साइन ज़बरदस्ती कराया, ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड टू साइन। उसके बाद खुद ये वहाँ पर गए, कैसे ये इंटरनेशनल इशू बना, फिर ताशकंद जो में मुआहदा हुआ उसकी क्या अहमियत है, वो कैसे इंडिया ने ख़त्म किया। ना इंडिया पहले कहता था कि जी 2 तरफ़ा मसला है, ओके जी ताशकंद की बात हो गई, दो कि जी किसी साल से हम बात करेंगे, वो बात भी ख़त्म हो गई। व्हाट इज़ नेक्स्ट, ये हमने देखना है। खाली हमने यहाँ बैठ के प्राइम मिनिस्टर की बिल्कुल बात ठीक है, सब कुछ कर रहे हैं, आगे क्या करना है हमने। इसके लिए हमें कश्मीर कमेटी के अच्छे मेंबर्स लें जिसमें कश्मीरी भी हों, पाकिस्तानी भी हों, अच्छे MNA सेनेटर्स हों, उनको अब दुनिया में ये जो हमारे अभी फिलहाल नाम है, वहाँ पर है, फिलहाल जो नाम है, इससे पहले कश्मीर कमेटी के मेंबर वो भी हमारे सामने आज जो हैं, आज जो कश्मीर के लिए बात कर रहे हैं, जो नाम हुकूमत ने सामने रखे हैं, उनको आप कैसे देखते हैं हारिस साहब? क्या कर रहे हैं वो लोग? देखिए, मैं यही बात, उनमें सवाए आप शहरियार अफरीदी की अगर बात कर लें, इसके अलावा तो शहरियार अफरीदी साहब ने क्या किया अमेरिका जाके? सो दिस इज अ क्वेश्चन। अगर उनको बनाया है देन उनको गवर्नमेंट को एक स्पेशल एजेंडा देना चाहिए कि ये आपके टास्क हैं। आपने ये हर महीने में 3 महीने के बाद एक कैबिनेट की मीटिंग हो, वहाँ पर आगे कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बताए ना कि मैंने 3 महीने में क्या किया है, व्हाट ऑल वर द प्रॉब्लम्स, मैंने एजेंडा क्या बनाया। मैं दुनिया में गए, हमारी टीम गई, हमने ये सेमिनार किए, ये सेनेटर्स और कांग्रेसमैन को मिले, ये यूरोपियन यूनियन को मिले, ये इस्लामिक मुल्कों में गए हमने, ये उनके पॉइंट ऑफ व्यू हैं। नाउ हमारा 3 महीने का एक और हमने नया रोड मैप बनाया, वो ये है। दिस इज़ द थिंग वी शुड डू। इशू ये कि वी इंजॉय वक्त से मौलाना फजलुर रहमान जैसे लोगों को बना के कश्मीर को तबाह किया। नाउ इज़ द टाइम, कश्मीरी हमारी तरफ देख रहे हैं, वो अपना जो भी शहीद होता है उसका पाकिस्तान के झंडे में उसको बरी करते हैं। आपके सामने क्रिकेट मैच में किस तरह उन्होंने नारेबाजी की है,
क्या उन पर जुल्म हुआ है यूनिवर्सिटियों में कश्मीरी नौजवानों पर, कैसे हिंदू इंतहा पसंदों ने उनको मारा पीटा है, वो आप हमारे सामने है। बट आवाज़ खाली नहीं चाहिए। उसके बाद आप फिर सेकंड ये कि अपने आपके मुल्क में, आपके रीजन में रशिया, चाइना है, ईरान है, आप उनको बताएं कि ये 2 न्यूक्लियर पावर का ये इशू है। अगर जिस तरह इंडिया हमें प्रोवोकेट करता है, हमारे मुल्क में टेररिज्म करता है, एक वो कश्मीर में जुल्म कर रहा है, ऊपर में टेररिज्म कर रहा है दुनिया, और हम FATA में बैठे हुए हैं। आई मीन ये चीज़ें हैं जो हमने करना है। उसके लिए इसके साथ इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो CPEC बाहर हालत में बनाएं, इकनॉमिक तरक्की करें, दुनिया की इन्वेस्टमेंट लेकर आए। जब दुनिया की इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, रशिया की आ जाएगी, चाइना की आ जाएगी। सर मैं इसी पर बात करना चाहूँगी, ये इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट ये वो आम मामला है जिस पर ज़ाहिर हम बहुत पीछे हैं, हम इकोनॉमिकली ज़ाहिर इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, जिसकी वजह से सर पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है ममालिक के। जी सर, ये यही बात, इंटरेस्ट पाकिस्तान में जब उनकी इन्वेस्टमेंट होंगे तो वो फिर बात करेंगे और बात सुनेंगे। वुड दे लाइक कि पाकिस्तान इंडिया की लड़ाई हो? दे विल नेवर। एग्जैक्टली। देन दे विल से फोर्स इंडिया के यार रिजॉल्व करो, हमारी भी इन्वेस्टमेंट है इधर, वी डोंट वांट एनी क्लैश, वी वांट टू रिजॉल्व पीसफुली। जब अपने पर्सनल इंटरेस्ट जुड़ जाते हैं ना किसी चीज से, तो फिर बात बहुत आसानी से होती है। ऐसा पॉइंट प्रेशर आएगा, अमेरिकन इन्वेस्टमेंट आएगी, तो फिर ये कोई मसाइल होते हैं। क्यों चाहे इंडिया को सपोर्ट करते हैं, आपका UAE भी कर रहा है, सऊदी अरब भी कर रहा है, बिकॉज दे हैव इन्वेस्टेड लॉट ऑफ मनी ओवर देयर। तो यही बात पाकिस्तान को समझनी होगी, आखिर हम समझें कब उसामा। हमारे मुल्क में इतनी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, हमारे मुल्क में पैसा तो लग जाएगा, उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट आ जाएंगे, तो फिर वो पाकिस्तान को भी सपोर्ट करेंगे। हमें अपनी जियोस्ट्रेटेजिक लोकेशन को एक्सप्लॉइट करना है। हमारी लोकेशन ऐसी है, हमें दुनिया में कोई इग्नोर नहीं कर सकता। हम एक इस्लामिक मुल्क हैं, हम एक न्यूक्लियर मुल्क हैं, हमारी जियोस्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत अच्छी है। हमने इकोनॉमिक तरक्की करनी जो अमेरिका और ये ऐसे मुमालिक नहीं करने देते। जी आरिफ साहब, यही आपकी बात जरा सर मैं आगे लेकर जाना चाह रही हूँ, आपको यहाँ पर रोकूंगी, मैं आपको यहाँ पर रोकूंगी। उसामा गाजी, उसामा जब हम बात करते हैं जी इकोनॉमिकली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, और अब तो हालात बद से बदतर हो गए हैं ना, इन्वेस्टर्स जा रहे हैं, कोई यहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा, मसाइल हैं। जब आपके मुल्क से किसी को अपने पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होंगे तो वो आपकी बात क्यों सुनेगा? वो उसकी बात सुनेगा जो उसको कारोबार दे रहा है, जहाँ पर उसका इंटरेस्ट है, चाहे वो आपका ब्रदर मुल्क क्यों ना हो, वो नहीं सुनेगा। तो हमने इस पर कितना काम किया, एक सवाल। दूसरा सवाल ये है कि जब हम बात करते हैं जी कि हमारी कश्मीर कमेटी है, हमारे नुमाइंदे हैं, हम उनसे क्या पूछते हैं हम उनसे ये पूछते हैं कि आपका नैरेटिव क्या है। एक सिंगल नैरेटिव होना चाहिए जो सबका होना चाहिए, चाहे वो अमेरिका जाएं, चाहे आप कहीं भी जाएं, आप उसी नैरेटिव के साथ जाएं। फिर आप उनसे उनकी कारकर्दगी पूछें कि जी आपने क्या किया कश्मीर के लिए, आपने किस तरीके से किस फोरम पे आवाज़ बुलंद की। क्या हम ये कर रहे हैं उसामा? असल में हुकूमत के साथ साथ हमने भी देखा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें बदली। एक स्टांस तो रहा कि मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों को आज़ादी मिलनी चाहिए, लेकिन किस तरह से आगे बढ़ना है आपने देखा कि मुशर्रफ दौर में भी बड़ी बातें हुई, कोई नए फार्मूले की बात हुई। फिर नवाज़ शरीफ के दौर में हम देखते हैं, पीपल्स पार्टी के दौर में तो उस तरह मामला चलते रहे, हालात ऊपर नीचे होते रहे। नवाज़ शरीफ के दौर में हमने देखा कि मोदी से बड़ी कुर्बतें हुई, वो शायद समझते थे कि इस तरह से हम कोई मसला हल कर लेंगे, छोड़ें कश्मीर को, अभी तिजारत हो, बॉर्डर ज़रा हम ओपन करें, कुछ इस तरह से चले आगे, फिर वो मामला आ जाएगा। पहले होता ये था कि जी कश्मीर का मामला पहले है, बाकी चीज़ें बाद में। तो हर एक की अपनी एक स्ट्रेटजी नज़र आती थी। तो अब जब इमरान खान साहब आए तो इन्होंने भी शुरू में कहा कि हमने बात करनी है जनाब, हम हर मौजू पर बात करना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद जब ये वज़ीर आज़म बने, उसके बाद पहली चीज़ उन्होंने यही कही कि जी हम हाथ बढ़ाते हैं अमन का भारत की तरफ। लेकिन उसके बाद 5 अगस्त 2019 को जो कदम उठाया, जिस तरह से एक और गासिबान कब्जे को उन्होंने एक लीगल कवर देने की एक और कोशिश की, गाज़ा इलाका जो उनके आइन में लिखा हुआ था वो सब कुछ बदला। तो उसके बाद फिर हालात बिल्कुल ही बदल गए। जहाँ तक बात आपने की कि जी माशी तौर पर हम अगर मजबूत होंगे, दुनिया का इंटरेस्ट पाकिस्तान में होगा, तो वो ज़्यादा बात सुनेंगे पाकिस्तान की, बिल्कुल सही है, ऐसा है। लेकिन जो हमारा जोग्राफिया है जिसकी बात कर रहे थे ब्रिगेडियर साहब, हमारी वही स्ट्रेंथ है, हमारी वही वीकनेस भी आ जाती है। अब अफगानिस्तान की जिस तरह की सूरत हाल है, आलमी ताकतें यानी अमेरिका है उसके इत्तेहादी हैं, जो वो चीज़ें पाकिस्तान से चाहते हैं, अब पाकिस्तान अगर वो नहीं करता तो जाहिर है कि वो फिर हमारे साथ नहीं चलेंगे। FATF आपने देख लिया किस तरह पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, इस तरह मालियाती इदारे इसी तरह के एक टूल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। मैंने आपको CPEC के हवाले से बता दिया कि जी CPEC को रोल बैक कर दें आप,
तो अमेरिका जनाब आपको कहेगा बड़ी अच्छी बात है, आप उसको अड्डा दे दें तो अमेरिका कहेगा हाँ जी हम तुम्हें कुछ ना कुछ कश्मीर पर कोई बात कर देंगे, कुछ स्टेटमेंट दे देंगे। लेकिन क्या इस तरह से करने से, इनकी इस हद तक बात मानने से क्या मकबूजा कश्मीर को आज़ादी दिलवाएंगे? एक स्टेटमेंट दे देंगे, थोड़ा सा यहाँ सपोर्ट कर देंगे, FATF में सपोर्ट कर देंगे, IMF की सतह पर सपोर्ट कर देंगे, लेकिन इस तरह तक तो हम मुआशी तौर पर मजबूत कर लेना अपने आप को ताकि इंटरेस्ट जुड़ जाए हमसे। हम तो वो भी नहीं करते ना उसामा। लेकिन पहले दिन से ही सुमिया देखिए, हम तो अब एक मकरूज कौम के तौर पर बन चुके हैं। तो जब हम इतने कर्जों में डूबे होंगे तो आप खुद सोचिए कि ये तो नहीं हो सकता कि हमारी जो खुद मुख्तारी है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ ना हो रही हो। जब आप IMF के पास जाएंगे, IMF को सबसे ज़्यादा फंडिंग अमेरिका कर रहा होगा और उसकी वहाँ पर एक से होगी, तो ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि जी हमने अमेरिका के खिलाफ चले जाना, उससे लड़ाई मोल ले लेनी है। ये भी मुमकिन नहीं होता। तो आपने अपना इंटरेस्ट देखना होता है, उसको लेकर आगे चलना होता है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, मगर एक सफ़र है। काश कि हम ये सोचें, हर कोई मुल्क का सोचे कि हमने इसको माशी तौर पर मजबूत करना है, हमने अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है। हम तो सारा कुछ दुनिया से खरीद रहे हैं, दे क्या रहे हैं दुनिया को। तो जब आप मजबूत एक मुल्क होंगे, जिस तरह हम आज देखते हैं छोटे छोटे मुल्क, साउथ कोरिया की आप मिसाल ले सकते हैं, और बहुत से ममालिक हैं। जापान देखिए आज आप कहां से कहां पहुंच गया है। तो आज अगर सब छोड़े उसामा, बांग्लादेश देख लें वो कहां से कहां पहुंच गया। हमसे तो बांग्लादेश भी आगे निकल गया उसामा, यही देख लें। हाँ, लेकिन अब बांग्लादेश की मैं समझता हूँ एक सोच बदल रही है। वहाँ तो अब सेकुलरिज्म की बात होने लग गई है कि जी मजहबी इस्लाम होगा या नहीं होगा। आप वहाँ पर देख लें जो इस वक्त फसादात हो रहे हैं, हिंदू मुस्लिम फसादात हो रहे हैं, वो आपके सामने है। जो बांग्लादेशी मुसलमानों के साथ सलूक हो रहा है भारत में, और उसकी वजह से शेख हसीना वाजिद को कहना पड़ रहा है कि जी आप ये जुल्म रोकेंगे तो ही यहाँ हिंदुओं के खिलाफ कोई कार्रवाई रुक सकेंगी। खुद उसकी स्टेटमेंट आ गई है। तो इससे भी नजर आ रहा है कि बांग्लादेश ठीक है कि इकोनॉमिकली वो आगे बढ़ रहा है, बड़ी अच्छी बात है, और आगे जा रहा है। लेकिन ये चीज़ें भी हमें नज़र में रखनी है। और बांग्लादेश के साथ कोई अफगानिस्तान नहीं लगता। और बांग्लादेश को अब देख लें आपके, भारत जिस तरह से जो चाहता था, जो भी उसके मामला थे उस तरह कर दिए हुए हैं। मकबूजा कश्मीर पर आप देख लें कि बांग्लादेश की किस तरह से उसकी स्टेटमेंट है। तो पाकिस्तान का बिल्कुल एक फ़र्क है। पाकिस्तान जिस तरह चीन के साथ CPEC, अफगानिस्तान का मामला है, मकबूजा कश्मीर का है, तो ये हमारे साथ लगता है। मकबूजा कश्मीर हमारी शारक इसलिए आप देख लीजिए कि वहीं से दरियाओं का सिलसिला है, फिर एक दिलों की धड़कन एक साथ है। बिल्कुल हम आज़ाद कश्मीर, मकबूजा कश्मीर, आज भी देखें कश्मीरी मुसलमान आपको पूरे पाकिस्तान में मिलेंगे। तो ये थोड़ा सा एक फ़र्क ज़रूर है, लेकिन हमें बिल्कुल माशी तौर पर मजबूत होना है और वो उस तरफ हमें जाना है। हमारी मंजिल वो है, फिर हम और मजबूती से मुकदमा लड़ सकेंगे। लेकिन जब तक मंजिल नहीं हासिल होती, हमने तेज़ी से उस तरफ बढ़ना है। तो हम इस पर पीछे नहीं हट सकते। हुमा बकाई साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि हमें हर लेवल पर इसको होना है। मतलब इंटेलेक्चुअल आप देखें ना, डिसइन्फो लैब क्या है कि पाकिस्तान को दिखाओ कुछ भी नहीं, पाकिस्तान मायूसी, सब कुछ यहाँ तबाह, लोगों का एक परसेप्शन पाकिस्तान के बारे में इस तरह का बना दो। तो हमें उस लेवल पर भी जंग हर सतह पर है। ये एक मुसलसल अमल है। जंग हर वक्त एक तरह से हो रही होती है। जिस तरह मैंने किया ना कि ये नहीं होता कि हम क्यों हर वक्त तैयार रहते हैं कि खुदा न खासा देखिए जो मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के साथ हो रहा है, भारत वो पाकिस्तान के साथ करना चाहता है, टुकड़े करना चाहता है। उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हैं। क्या कभी पाकिस्तान की आपने ऑफिशियल स्टेटमेंट सुनी है कि हम भारत को तबाह करना चाहते हैं, हम इसके टुकड़े करना चाहते हैं, हम इस पर कब्जा करना चाहते हैं? कभी नहीं आप सुनेंगे। लेकिन उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट है, उनकी स्टेट पॉलिसी है। इसलिए हमें हर वक्त दिफाई तौर पर तैयार रहना है। हमें मकबूजा कश्मीर के मुकदमे से पीछे नहीं हटना हर सतह पर। और जब हम मजबूत होंगे, देखिए कमजोर जो है वो किसी को क्या, किसी जो बीमार होगा वो किसी बीमार की क्या मदद कर सकेगा। तो हमें खुद ताकत में आना है। पाकिस्तान मजबूत होगा तो मजबूती से हम मकबूजा कश्मीर का मुकदमा भी लड़ सकेंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, इन तमाम पॉइंट्स को देखना होगा। लेकिन हारिस साहब, जब हम बात करते हैं जी हमारे हर फोरम पे हमने आवाज़ बुलंद करनी है, लेकिन आजकल दौर है सोशल मीडिया का। जब सोशल मीडिया पर एक मनफी प्रोपेगेंडा चलता है, जहाँ पर गलत तरीके से ख़बरें फैलाई जाती हैं, गलत तरीके से प्रोपेगेंडा किया जाता है, तो एक जंग वो भी है जो लड़नी है और ज़ाहिर है वो की भी जा रही है। लेकिन बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि इस तरीके से मामलात ख़राब किए जाते हैं कि असल मामले से तवज्जो हटाई जाती है और दूसरे मामलात पर तवज्जो लगाई जाती है। हालिया कई मामलात ऐसे हैं जिस पर बाकायदा कैंपेन चलाई गई, हमने देखा कि दुश्मनों की जानिब से, इस तरह के लोगों की जानिब से एक मनफी प्रोपेगेंडा किया गया और पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए इस तरह की चीज़ें की जाती हैं। तो ये भी एक फोरम है। अब हमें हर जगह पर जो है वो एक जंग लड़नी है। तो जब इस तरीके के मामलात होते हैं, जब आज के दौर में हम जी रहे होते हैं, तो फिर हम किस तरीके से इन चीज़ों से नबरद आज़मा हो। फिर ये जो मामलात है, कश्मीर का मामला है, दीगर नेशनल इंटरेस्ट के मामलात हैं, इस तवज्जो हटाने के जो लोग काम करते हैं, उनके खिलाफ किस तरह काम करें आपके ख्याल में? देखें सुमैया, यही बात है कि आप जब हुकूमत होती है, दे गो इन ऑल डायरेक्शंस, एक साइड पे हम नहीं लगते हैं। EU डिसइन्फो लैब बड़ी क्लियर आपके सामने एग्जांपल है कैसे इंडिया ने 15-20 साल में लेके लोगों के माइंड पोल्यूट किए हुए
और उन्होंने हर बात इंडिया की मानी, पाकिस्तान की नहीं मानी, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो टेररिज्म। इंडिया कश्मीर में टेररिज्म कर रहा है, इंडिया माइनॉरिटीज़ को टेररिज्म कर रहा है, इंडिया पाकिस्तान में टेररिज्म कर रहा है, इंडिया का सर्विंग नेवल कमांडर पकड़ा गया, इंडिया बलूचिस्तान में जो कुछ कर रहा है सेपरेटिस्ट सपोर्ट कर रहा है। डिड एनीबडी बाय दिस एटीएम? उन्होंने सबने कहा इंडिया ठीक है, पाकिस्तान टेररिज्म कर रहा है। अभी भी आज पूछें वर्ल्ड में, वो कहेंगे पाकिस्तान की जाके लोग कश्मीर में लड़ाई कर रहे हैं, विदाउट रियलाइजिंग कि वहाँ पर अब बहुत बड़ी नर्सरी बन गई है लोगों की, जवान लोगों की जो ये काम कर रहे हैं। दिस इज़ द डिफरेंस भी इन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। सो आपको 5-6 स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी चाहिए। कश्मीर की पॉलिटिक्स कमेटी, कश्मीर का मिनिस्टर, दे हैव गॉट डिफरेंट नैरेटिव, उनको दिया जाए और उनसे प्रोग्रेस ली जाए। लाइकवाइज आपकी आपकी सोशल मीडिया टीम अलहदा है, साइबर की आपकी टीम अलहदा है। आपने इस वक्त वी आर अंडर अटैक ऑफ 5th जनरेशन वॉर, जिसको हाइब्रिड वॉर कहते हैं, ये हमारे ऊपर अटैक है, हमने इसको काउंटर करना है। आपका जो अपोजिशन जो बात लेके चल रहा है वो भी उनके नैरेटिव है, जो अवाम के दिलों में फ़ौज और अवाम को दूर करें ये भी वही नैरेटिव है। ये हमने सारी एक स्ट्रैटेजी बनानी है और साथ उसके इकोनॉमिक तरक्की। देखें चाइना कैसे, चाइना ने पिछले 70 साल से सवाई इंडिया के कोई लड़ाई लड़ी है। हांगकांग भी मिल गया उनको, एंड दे आर श्योर कि ताइवान भी उनको मिल जाएगा। अमेरिका ने इसके बदले में वियतनाम में लड़ाई की, उसके बाद इराक़ में की, फिर लीबिया में की, फिर सीरिया में, एंड फिर अफ़गानिस्तान में आके फंस गया। तो इसका मतलब उनकी इकॉनमी इससे डिरेल हुई है। और चाइना क्यों नंबर 1 इकॉनमी बन रहा है? बिकॉज दे डिडंट फाइट, दे नो कि इकनॉमिकली तरक्की कर लो, उसके बाद हमारे पास सब खुद आ जाएगा। हांगकांग आ गया ना, लाइक पे ताइवान भी आ जाएगा। तो हमें ये सारों के साथ हमने CPEC हमारे लिए लाइफ लाइन है। आप खुद सोचें कि अगर आप इकोनॉमिक तरक्की कर लें एज ए न्यूक्लियर एंड बिग इस्लामिक कंट्री विद जियोस्ट्रेटिक लोकेशन, हम अपने फ़ैसले अपने मुल्की मफादात में करेंगे। नोबडी विल डिक्टेट, वी विल नॉट कम अंडर डिक्टेशन ऑफ वर्ल्ड बैंक जब आपके पास इकोनॉमिक तरक्की, वो है CPEC। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप सब कुछ करें, इसको ये डायरेक्शन में सीधी रखें। सब यही हुकूमत होती है जो सब फॉरेन रिलेशन का अपना काम है, इंटीरियर का अपना काम है, कश्मीर कमेटी का अपना काम है, और आपकी जो ये डेवलपमेंट है CPEC के अपना काम है। ये काम हमें करने चाहिए, फोकस रहे और एक स्टेबल गवर्नमेंट और कंड्यूसिव। लेकिन सही इंफॉर्मेशन देना, सही इंफॉर्मेशन फैलाना और ख़ासतौर पे नौजवान नस्ल को भी अवेयर करना इस मामले पर आरिफ साहब, वो कितना ज़रूरी है? देखें, इसके लिए बात है, हमारी यूथ है तकरीबन 60%। जिस मुल्क में यूथ और 60% 30 साल से कम होता है, ये आपकी बहुत बड़ी सरमाया है, ये बहुत बड़ी आपकी पावर है। इसको आपने कैसे यूज़ करना है? हमने क्या सिलेबाई में, हमने यूनिवर्सिटी लेवल पे, मैट्रिक लेवल पे क्या लोगों को बता रहे हैं? उनको आप चाहें यूनिवर्सिटी में सेमिनार करें। पहले मुझे होता था, आज 27 अक्टूबर है जी, सब बात करें कश्मीर की, 5 अगस्त आएगा, 5 फरवरी आएगा, फिर बात करेंगे, 5 अगस्त आएगा, 2 फिर बात करें, बस, एंड दैट्स द एंड ऑफ इट। सही बात। सो यू हैव टू मेक अ स्ट्रैटेजी बना के उसको फिर आगे लेके चलें। डोंट टेक इट टू इवेंट टू इवेंट। आज इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक करेगा, बड़ा हम शोर मचाएंगे, 2 हफ्ते के बाद सब भूल जाएंगे। तो इंडिया ये नहीं करता। दे हैव अ डीप स्टेट पॉलिसी। वो अभी आपको उनका मैं मीडिया प्रोपेगेंडा ही देख लें, क्योंकि मैं तो चैनल पे जाता हूँ, आप देखें वो क्या कुछ कर रहे हैं। वो सच को वो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जनरल फैज़ बैठे हुए हैं वहाँ पर पंचशेर में, कोर कमांडर बैठे हुए हैं, 2 कमांडो बटालियन है, 1 आर्टिलरी रेजिमेंट है, 1 आर्मर्ड रेजिमेंट है, ड्रोन अटैक कर रहे हैं, एंड दे वर प्लेइंग हेल एंड हाई सरप्राइज। जनरल बख्शी को मैंने कहा, जनरल बख्शी आपकी इतनी उम्र है, आपकी इतनी सर्विस है, आप इतना बड़ा झूठ मीडिया बोल रहे हैं, एंड ही इज नॉट लिस्टिंग। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। और उनका मीडिया वीडियो गेम की फुटेजेस दिखा के ये कहता है कि जी ये अटैक हुआ है, तो ये सारे दिखा के एग्जैक्टली ये मामला है। ये समझिए, ये प्रॉब्लम है हमारी। ये हमें चाहिए। जी जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसके लिए होल नेशन हैज टू बी गाइडेड, डायरेक्शन दे उनको कि जी आपने इस डायरेक्शन, वो कोई ब्रीफिंग नहीं है, आप स्टडी जो पूरी कौम को एक सही डायरेक्शन की जानिब लगाने की ज़रूरत है, चाहे वो हुकूमत हो, हुकूमत के लोग हों, चाहे वो लॉबिंग आपने करनी हो, आवाम को बताना हो, लेकिन डायरेक्शन एक ही होनी चाहिए। बड़ी अच्छी बात की उसामा, ये 5th जनरेशन वॉर है। यहाँ पर सोशल मीडिया पर जो जिस तरह की कैंपेनिंग की जाती है, जिस तरह का प्रोपेगेंडा किया जाता है, यहाँ पर हमारी गाइडलाइन की बड़ी ज़रूरत है। आवाम को, नौजवान नस्ल को बताना, समझाना। हमारी नौजवान नस्ल को नहीं मालूम
मैं सही बता रही हूँ, उनको नहीं मालूम कि क्या है कश्मीरियों का हक़ खुद इरादियत, किस चीज़ के लिए वो जद्दोजहद कर रहे हैं, क्या है मामला, किसकी थी गलती, क्योंकि हम बताते ही नहीं हैं। ना हमारे अपने निसाब में उस तरह बताया जाता है, ना हमारे सोशल मीडिया पर वो बताया जाता है। एक मनफी प्रोपेगेंडा है जो हर जगह है। तो हम सबका क्या फ़र्ज़ है कि हम किस तरीके से सबको एक डायरेक्शन पे लेकर आएँ। आप देखें कि एक तो ये स्टेट लेवल पर मेरा ख्याल है कि होना चाहिए, और जिस तरह आप देखते हैं कि ये सिर्फ ये नहीं कि स्पेशल कोर्सेज करवा दिए जाते हैं या सिर्फ वो लोग जो मीडिया में हैं सिर्फ उनके लिए है। ये अब दौर ही डिजिटल मीडिया का है, डिजिटलाइज सारी दुनिया होती चली जा रही है। आप देख लीजिए अब हर तरफ यही, आपके पास एक मोबाइल है, उसी में सारी इंफॉर्मेशन है। तो अब हमें इस तरफ बढ़ना होगा जिसको 5th जनरेशन वॉर कहा जाता है, उसका तमाम, यानी देखिए ना, एक दौर था, मुझे याद है, हम भी वो शायद वो आखिरी दौर था कि NCC करवाई जाती थी कि हर बच्चे को कोर्स करवाया जाता था, एक मिनिमम फौजी ट्रेनिंग से ही, सिर्फ उसकी जहन साजी के लिए। वो बड़ा खूबसूरत हमें तो वो लगता था कि हमें पता लगे कि किस तरह से उससे आपको एक रियलाइजेशन होती है कि आपके फौजी जो है किस तरह प्रिपेयर करते हैं, कितना ही मुश्किल काम है। हमें जाकर भी ट्रेनिंग दी जाती थी, असला चलाने का भी होता था, तो वो तो खैर ख़त्म हो गया। तो अब उसी तरह से मुझे लगता है कि अब वो NCC तो चले ख़त्म हो गई कि जी उस तरह ज़रूरत नहीं है अब कि हर बच्चा एक तैयार हो बिल्कुल लड़ने के लिए, अगरचे इसराइल में ये अभी भी होता है, लेकिन हर बच्चे को इस सतह पर जरूर तैयार करना चाहिए। उसकी जहन साजी जरूर होनी चाहिए कि आपने अपने मुल्क के लिए, उसकी हिफाजत के लिए, यानी आपने उसकी जोग्राफी सरहदों के लिए शायद जाकर नहीं लड़ना, लेकिन उसकी नजरियाती सरहदों की हिफाजत आपने किस तरह करनी है, आपने उसके इंटरेस्ट की हिफाजत किस तरह करनी है, आपने अपना कंडक्ट किस तरह का रखना है। मीडिया में जो कुछ कहा जा रहा हो आपके मुल्क में मनफी, आपके मुल्क के हवाले से, आपने उसी को नहीं बढ़ा चढ़ाकर बताते चले जाना और अंधी तकलीफ में नहीं पड़ जाना। ये सब किस तरह से बनाया जा रहा होता है, किस तरह से ट्रेंड चलाए जा रहे होते हैं, किस तरह आपके मुल्क के बारे में मायूसी फैलाई जा रही होती है। मुझे लगता है कि और ये बड़ा अच्छा होगा इससे, जो इमरान खान साहब कहते हैं ना कि जी नौजवानों की हमने तरबियत करनी है, मुझे लगता है कि एक कोर्स में कहीं आप इसको एक चैप्टर की सूरत में उनकी जहन साजी के लिए ये चीज़ भी इसमें ला सकते हैं कि आपने अब सोशल मीडिया को रोक तो नहीं सकते बच्चों से, उसका इस्तेमाल किस तरह करना है, हमारी स्टेट पॉलिसीज़ क्या है, हमारा मुल्क किस तरह से बना है। 2 कौमी नज़रिया आपको पढ़ा दिया जाता है, तो इसके बाद आपने इसको आगे लेकर किस तरह चलना है, और क्या कुछ अब भारत आपको ख़त्म करने के लिए कर रहा है, आपके खिलाफ क्या कर रहा है, और आपने आज से ही किस तरह से ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना है और किस तरह करना है। आप करते हैं, सब करते हैं। तो ये जो काम हो रहे हों, अगर मकबूजा कश्मीर का जुल्म हो रहा है तो उसको आप हाईलाइट करें। सिर्फ ये रियासत का काम नहीं है, ये सिर्फ किसी हुकूमत का काम नहीं है, ये हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। तो ये हर नौजवान का काम है। ज़्यादा मैं समझता हूँ कि इन नौजवानों का एक होता है ना कि क्यों कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह हों, अल्लामा इकबाल, वो नौजवानों पर इतना ज़्यादा जोर देते थे, इसलिए कि उनमें एक आप ज़्यादा जोश होता है, ज़्यादा जज्बा होता है, बलबला होता है, मुस्तकबिल वो होते हैं। बिल्कुल, ये सारी चीज़ें करने की बड़ी ज़रूरत है, लेकिन हमारी खारजा पॉलिसी ने किस तरीके से है इस पर भी बात करने की बहुत ज़रूरत है कि जब हुकूमत ही कहती है कि 50 सालों में उस तरीके से कश्मीर का मामला उठाया नहीं गया जैसे हुकूमत वक्त ने उठाया है। खुर्शीद महमूद कसूरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक वज़ीर ख़ारजा रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। कसूरी साहब, जब हुकूमत ये कहती है कि कश्मीर का मामला उस तरह 50 सालों में नहीं उठाया गया जिस तरह आज हुकूमत वक्त ने उठाया, क्या आप समझते हैं हमारी खारजा पॉलिसी ने काम किया है कश्मीर के मामले पर? जी 3-4 ऐसी चीज़ें हैं, ये वो मैं गिन देता हूँ। जी जी। एक पाकिस्तान चाइना पॉलिसी, एक पाकिस्तान की न्यूक्लियर पॉलिसी, न्यूक्लियर आर्म्स की, और एक कश्मीर। सारी होने, चाहे सिविल हो या मिलिट्री हो, उन्होंने इसमें मुकम्मल कोशिश की है, क्योंकि ये पाकिस्तानी कौम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। चीन से रिलेशनशिप, पाकिस्तान का न्यूक्लियर स्टेटस बनाना, खासतौर पर जब इंडिया ने 1974 का धमाका किया और 1998 के बाद ऑप्शन ही कोई नहीं रह गया, और कश्मीर के ऊपर तो हम जंगें लड़ चुके हैं। 1948 में जंग हुई थी पहली, और मैंने अपनी किताब में जिक्र किया कि 10 मौके थे जहां हम लड़ चुके हैं। 5 मौकों पे हम लड़े हैं, 3 जंगें, और 5 और ऐसे थे जब हम जंग के दहाने पे थे। तो ये कहा जा सकता है, और अगर ये नहीं मसला कश्मीर हल हुआ तो वो इसलिए नहीं कि कश्मीर का कॉज जस्ट नहीं, या हुकूमत पाकिस्तान ने कोशिशें नहीं की। ये जो यूनाइटेड नेशंस का सिस्टम है, इसने कोई सबक नहीं सीखा लीग ऑफ नेशंस के फेलियर से। ख्याल ये था कि लीग ऑफ नेशंस के फेलियर के बाद
कुछ सीखा जाएगा, और सीखा ये गया था कि पावर दी जाएगी ऑर्डिनरी मेंबर्स को, लेकिन जैसे होता है जो भी इन 5 सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स ने सारी पावर्स हथिया ली जी सर, और उसकी वजह से जहां उनका इंटरेस्ट हो, चाहे फलस्तीन हो या कश्मीर हो या कुछ और, प्रोग्रेस होती है, नहीं तो नहीं होती जी सर। इसको अगर आपने गहराई में जाके देखना है, इसको छोड़ दें कि पार्टियां क्या कह रही है, तो सारी की सारी ये कौमी मफादात है, इसमें सारों ने पाकिस्तान के कौमी मफादात को परसू किया है कि उनके पास दूसरा ऑप्शन ही कोई नहीं था। सर क्योंकि वक्त कम है, मैं चाहूंगी, आपने खुद बात की सिस्टम की, यूनाइटेड नेशन के सलामती कौंसिल के कई इजलास हुए, इतने सारे अदवार में किसी भी इजलास का कोई नतीजा नहीं निकलता। हालिया इजलास से बड़ी उम्मीदें थी, तब भी यही कहता है सलामती कौंसिल के जी आप संजीदा मुज़ाकरात करें। भारत तो ऐसा नहीं चाहता, फिर आखिर करें क्या? देखिए, हुआ यह है कि यूनाइटेड नेशंस का मकसद यही था ना, मैंने आपका, कि यूएन फेल हुआ था, जंग अजीम हुई थी, ख्याल ये था कि इटली ने हमला कर दिया था एबिसिनिया पे और कुछ सबक सीखा जाएगा, नहीं सीखा गया। बजाय ये कि जैसे यूएन को कहा, दावे तो किए गए थे, लेकिन वही चीज हो गई कि जो 5 परमानेंट चौधरी बन के बैठ गए, 5 परमानेंट मेंबर्स, वो जहां उनकी मर्जी होती है वो हिलते, एक भी उसमें एतराज कर दे। कश्मीर का यही तो हुआ है, पहले अमेरिका में सपोर्ट कर रहा था, बरतानिया सपोर्ट कर रहा था, फ्रांस सपोर्ट कर रहा था, रूस मुखालफत करता था, चीन गोमगो था, फिर चीन ने हमारी सपोर्ट शुरू कर दी, अमेरिका पीछे हट गया। तो पोजीशन ये है कि ये ना कश्मीर का फॉल्ट है कॉज का, ना कश्मीरियों की स्ट्रगल का फॉल्ट है, ना पाकिस्तान गवर्नमेंट का फॉल्ट है। मेहनत करती रहना पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये ब्लेम गेम नहीं है कि जी खुदा ना खास्ता पाकिस्तान की किसी हुकूमत ने इन 3 चीजों से, जिनका मैंने नाम लिया, चाइना पॉलिसी, न्यूक्लियर वेपन्स और कश्मीर, क्योंकि ये कर नहीं सकती किसी हुकूमत की मजाल नहीं, सिविल हो या मिलिट्री हो, कि रूगर्दानी करें, लोग नहीं उसको छोड़ेंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, हारिस नवाज साहब, उसामा गाजी साहब, बहुत शुक्रिया का। असल मामला ये है और हम इस नुक्ते पर पहुंचे हैं कि दिन बना लेना ही काफ़ी नहीं होगा, एक मुसलसल जद्दोजहद है। यहाँ पर्सनल इंटरेस्ट की बात है, यहाँ किसी हुकूमत की बात नहीं है, यहाँ किसी नैरेटिव की बात नहीं है, मुसलसल जद्दोजहद करनी है और एक सही डायरेक्शन में हमें मुसलसल एक पूरी कौम को लेकर चलने की ज़रूरत है, तभी इसका कोई हल निकल सकता है और हमें ये करते रहना है और पूरी कौम को मुत्तहिद होकर करना है। ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म होता है, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।